तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो वीडियो को हाइप भी जरूर करें। सो एंजॉय द वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गोकू एक इवल सेन बन चुका था। गोकू की बॉडी के ऊपर अब सिर्फ इवल एनर्जी अपना कंट्रोल पा रही थी और गोकू इस वक्त सब कुछ भूल चुका था। जैसे ही गोकू एक इवल सेन बना, उसने पूरे कॉस्मोस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये देखते हुए इतिहास का सबसे शक्तिशाली एंजल ग्रैंड पीस इवल गोकू को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। लेकिन गोकू अब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। ये इवल एनर्जी गोकू को बहुत ताकत दे रही थी। इसकी वजह से गोकू बड़ी आसानी से इतिहास के सबसे शक्तिशाली एंजल ग्रैंड पीस का सामना कर रहा था। इवन ग्रैंड जेनो ने भी गोकू का सामना किया था, लेकिन वो भी गोकू को रोक नहीं पाए। इवल गोकू इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि ब्रह्मांड के हर एक योद्धा को अब वो हरा चुका था। वहीं ग्रैंड जेनो भी इवल गोकू को रेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि गोकू की ताकत अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ये ताकत इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि इस ताकत ने मजबूर कर दिया ग्रैंड पीस को अपनी ट्रू फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए। जब ग्रैंड पीस ने अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इस फॉर्म के साथ भी गोकू को रोक नहीं पाए। इवल गोकू इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि उसने ग्रैंड पीस की आज तक की सबसे शक्तिशाली फॉर्म को भी कॉन्कर कर दिया था। ये देखने के बाद हर एक किसी को यकीन हो चुका था कि अब गोकू को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गोकू ने ग्रैंड जेनो और ग्रैंड पीस दोनों को ही बड़ी आसानी से हरा दिया था। अब दोनों ही उसके कदमों में गिरे थे। हमें दिखाया जाता है गोकू ने अपनी इस असीम ताकत के साथ ग्रैंड पीस और ग्रैंड जेनो को एक पल में ही हरा दिया था। ग्रैंड पीस को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये कमजोर सा दिखने वाला गोकू जो एक सेन था कभी जाकर उसे हरा देगा। लेकिन अकेला ग्रैंड पीस या फिर ग्रैंड जेनो नहीं थे जिन्होंने गोकू का सामना किया था। इवन वेजिटा और बाकी सभी 12 यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर्स ने भी इवल गोकू को रोकने की पूरी कोशिश की थी, और वो भी अपनी हकाई एनर्जी के साथ। लेकिन इवल गोकू ने इनका भी सामना किया था। डिस्ट्रॉयर्स ने अपनी पूरी कोशिश की थी ताकि वो गोकू को इरेज कर पाए, लेकिन इवल गोकू को हराना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। ग्रैंड पीस इस बैटल को हार चुके थे, लेकिन वो एक बात जानते थे, अगर गोकू को अभी नहीं रोका गया तो गोकू अपनी इस ताकत की मदद से पूरे कॉस्मोस को इरेज कर देगा। वेजिटा ने भी इवल गोकू का सामना किया था, यहाँ तक कि गोहान और पिक्लो ने भी गोकू को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गोकू अपनी पिछली सारी मेमोरीज भूल चुका था। इसी वजह से वो नहीं जानता था गोहान कौन है या फिर पिक्लो कौन है। हर एक योद्धा इस फाइट को हार चुका था। वेजिटा इतना कमजोर हो चुका था कि वो गोकू से भीख मांग रहा था। क्या करो, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रुक जाओ, अगर तुमने ये हमला किया तो पूरा कॉस्मोस इरेज हो जाएगा। ये कहते ही वेजिटा अनकॉन्शियस हो जाता है। वहीं पिक्लो को हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जख्मी था। पता नहीं क्यों, लेकिन गोकू ने पिक्लो को बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया था। पिक्लो भी अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर चुका था और वो भी इवल गोकू को रोक नहीं पाया था। वहीं साइड में हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस भी हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही वार्न किया था कि उसे गोकू को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन गोकू जेनो का अच्छा दोस्त बन चुका था। इसी वजह से लॉर्ड बीरस कभी ये कर नहीं पाए। हमें दिखाया जाता है गोकू ने विस को भी नहीं बख्शा था और उसने विस को भी काफ़ी डैमेज पहुंचाया था, और विस भी इस फाइट में काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। रुक जाओ गोकू, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरा कॉस्मोस खत्म हो जाएगा। तुमने यहाँ पर हर एक को हरा दिया है, प्लीज़ हम में से कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। लेकिन गोकू इस वक्त किसी की बात नहीं सुन रहा था। इवल गोकू रोल करता है और वो एक बहुत बड़ी एनर्जी को प्रिपेयर करता है। हमें दिखाया जाता है ये एनर्जी इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे कॉस्मोस को सिर्फ एक ही अटैक में इरेज कर दे। जेनो ये देख रहे थे और वो भी समझ चुके थे कि गोकू के हाथों में इस वक्त इतिहास का सबसे शक्तिशाली हमला है। अगर गोकू ने इस अटैक को पूरे कॉस्मोस पे किया तो पूरा कॉस्मोस चुटकी भर में ही इरेज हो जाएगा। लेकिन आखिर गोकू एक इवल सेन बना कैसे, ये जानने के लिए हमें थोड़े समय पहले चलना होगा, जब गोकू इवल सेन बनने की शुरुआत में था। क्योंकि काफ़ी समय पहले जब गोकू ने जिरिन का सामना किया था उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में, तब गोकू ने अपने मजाक में ही इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करवाया था। लेकिन उसने अपनी इस लड़ाई की वजह से पूरे कॉस्मोस को खतरे में डाल दिया था, और ऊपर से उसने जिरिन को भी हरा दिया था, जो कि यूनिवर्स लायन का सबसे शक्तिशाली फाइटर था। बट गोकू ने वापस सभी यूनिवर्सेस को रिवाइव किया था, लेकिन ये बात अब किसी को भी याद नहीं थी। हर एक गॉड को गोकू अब एक खतरा ही लग रहा था, क्योंकि गोकू ने अपनी एक गलती की वजह से पूरे कॉस्मोस को इरेज करवा दिया था। और इसी वजह से गोकू से बदला लेने के लिए हमें दिखाया जाता है 4 डिस्ट्रॉयर्स एक साथ आते हैं। लॉर्ड सिड्रा, लॉर्ड चांपा, लॉर्ड क्विटेला एंड लॉर्ड बेलमोड। ये चारों एक मीटिंग करते हैं ताकि वो किस तरह से यूनिवर्स 7 से इस गोकू को हमेशा के लिए इरेज कर दें। तभी लॉर्ड क्विटेला ये सजेशन देते हैं कि वो गोकू को हमेशा के लिए एक डार्क टाइम चेम्बर में कैद कर देंगे, जहाँ की इवल एनर्जी की वजह से गोकू हमेशा के लिए इरेज हो जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। लॉर्ड चांपा भी इस प्लान के साथ अग्री करते हैं और वो भी बताते हैं कि
गोकू हमेशा ही ट्रेनिंग करना चाहता है, तो इसकी वजह से हम उसी यूनिवर्स 7 से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये प्लान काम करेगा। लॉर्ड बेलमोंट भी इस प्लान में उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे गोकू और भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा और आने वाले समय में वो एक बार फिर से जिरिन को हरा सकता है। और लॉर्ड सिड्रा तो पहले से ही गोकू के दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने गोकू और फ्रीजा को ख़त्म करने की कोशिश पहले भी की थी, बट वो ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन इस टाइम वो गोकू को हमेशा हमेशा के लिए रेज करना चाहते थे। तभी लॉर्ड क्विटिला बोलते हैं, हम बहुत जल्द इस प्लान को शुरू करेंगे, बहुत जल्द हम गोकू को उस टाइम चेंबर में डाल देंगे। चांपा पूरी तरह से खुश था और वो बीरस के साथ जाता है ताकि वो बीरस को बिजी रख पाए। वहीं लॉर्ड बेलमोंट चिंता में थे, क्या गोकू सच में उस टाइम चेंबर के अंदर रेज होगा भी या नहीं, लेकिन उन्हें भी विश्वास था कि ये प्लान काम करेगा। और इन 4 डिस्ट्रॉयर्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने लॉर्ड बीरस को बिजी रखा और गोकू को ट्रेनिंग का लालच देकर अपने साथ बुला लिया और धोखे से गोकू को एक ऐसे डेडली टाइम चेंबर में डाल दिया जहां पर सिर्फ ईविल ऊर्जा बहती थी। और इस ईविल ऊर्जा की वजह से हमें दिखाया जाता है गोकू एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और वो अब कभी भी इस टाइम चेंबर से बाहर नहीं आ सकता था। एक ईविल टाइम चेंबर में कैद हो चुका था, गोकू को जंजीरों से बांधा गया था। गोकू ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन अभी तक वो उस टाइम चेंबर से बाहर नहीं निकल पाया था। इसकी वजह से गोकू के ब्रेन के ऊपर काफ़ी बैड इम्पैक्ट आ रहे थे। वो ईविल एनर्जी अंदर से ही गोकू को परेशान कर रही थी। गोकू अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल खो रहा था और वो ईविल एनर्जी लगातार गोकू की बॉडी के ऊपर हावी हो रही थी। एक मोमेंट ऐसा भी था जब गोकू ने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी और गोकू अब बस यही सोच रहा था कि वो इस टाइम चेंबर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। हालांकि गोकू ने सब कुछ ट्राई कर लिया था, फिर भी वो हार चुका था। लेकिन अचानक ही गोकू की बॉडी में हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। गोकू की बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और ये एनर्जी गोकू से इसकी बॉडी का कंट्रोल छीन लेती है। लेकिन तभी हमें सीन दिखाया जाता है काफ़ी समय पहले का, जहाँ पर हम देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश थे और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं। लेकिन अचानक ही गोकू और वेजिटा इस पार्टी में काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विस ने उन्हें मना किया था, लेकिन फिर भी विस और लॉर्ड बीरस भी इस पार्टी में आ चुके थे। वहीं लॉर्ड बीरस गोकू और वेजिटा को इतना कमज़ोर देखकर काफ़ी हैरान थे। विस आगे बढ़ता है और वो गोकू और वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है कि गोकू, तुम इस तरह अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। भले ही हमने पहला टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत लिया है, लेकिन अभी भी तुम्हें काफ़ी ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस वक्त ग्रैंड ज़ेनो एक बार फिर से इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू कर दे। अचानक ही गोकू और वेजिटा आगे बढ़ते हैं और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए विस के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन अगेन विस बड़ी आसानी से उनके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। गोकू समझ चुका था कि विस उन्हें एक बार फिर से ट्रेनिंग देना चाहता है और विस भी इसके लिए तैयार था। तभी विस बोलता है कि काफ़ी समय तक ट्रेनिंग ना करने की वजह से तुम दोनों अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके हो और तुम्हारी स्पीड भी काफ़ी कम हो चुकी है। इसी वजह से मैंने तुम्हारे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया। ये देखते हुए कि लॉर्ड बीरस को उन्होंने पार्टी में नहीं बुलाया था, बीरस भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। तभी गोकू काफ़ी सीरियस होता है और वो कहता है, हम दोनों तैयार हैं, मैं और वेजिटा, हम एक बार फिर से तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेंगे विस। लेकिन अचानक एक बार फिर से लॉर्ड बीरस काफी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि अगेन गोकू और वेजिटा गलती कर रहे थे। गोकू आगे बढ़ता है और वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि वो इस बार इस अर्थ को डिस्ट्रॉय ना करे। लॉर्ड बीरस भी समझ चुके थे कि वो अब गोकू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी वेजिटा आगे बढ़ता है और वो कहता है, हम और ट्रेनिंग करेंगे। इवन मैंने और कैकारोट ने अपनी नई फॉर्म्स को भी अनलॉक किया है, लेकिन हम जानते हैं ये फॉर्म्स काफ़ी नहीं है। हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन को नहीं हरा पाए थे, हम नहीं चाहते कि अगली बार भी ऐसा हो। विस आगे बढ़ता है और अगेन वो गोकू और वेजिटा को काफ़ी पीछे हटाता है। विस आगे बढ़ते हुए ये एक्सप्लेन करता है, अभी भी तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, तुमने सेंस और गॉड्स की टेक्निक को सीखा है, लेकिन टाइम आ चुका है जब तुम दोनों खुद अपनी सेंस की टेक्निक यानी सेंस पावर को आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि हमें एक बार फिर से इस पार्टी के बाद अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। और अगले पल जब पार्टी खत्म हो जाती है, हमें दिखाया जाता है गोकू और वेजिटा एक बार फिर से आपस में अपनी ट्रेनिंग को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों हैरान थे। विस उनके ऊपर अब कोई भी अपना हमला नहीं कर रहा था। वहीं गोकू ये चाहता था कि विस अपनी फुल पावर से अटैक करे। गोकू ये नहीं देख पाता और गोकू गुस्से से आगे बढ़ता है और वो विस के ऊपर अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विस अपनी सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करता है और वो गोकू को बहुत दूर गिरा देता है। इसकी वजह से गोकू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाता है कि अब उसे अपने फाइनल पावर का इस्तेमाल करना होगा। गोकू और वेजिटा एक पल के लिए भी नहीं सोचते, अगले पल वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपनी सुपर सैयन 4 फॉर्म में। इस फॉर्म को गोकू और वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद अनलॉक किया था। इस फॉर्म की पावर्स देखने के बाद लॉर्ड बीरस भी एक पल के लिए डर चुके थे कहीं ये फॉर्म उन्हें हरा न दे, लेकिन बीरस अगले पल काफ़ी शांत होते हैं। गोकू आगे बढ़ता है, हम जानते हैं
हमने अभी अभी इन फॉर्म्स को अनलॉक किया है और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करें वेज। हम इस फॉर्म को मास्टर करना चाहते हैं। वेजिटा भी बिल्कुल यही बात रखता है, लेकिन लॉर्ड बीरेस काफ़ी खुश थे और वो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा है, तुम दोनों ने अपनी नई फॉर्म्स को अनलॉक किया है। इसकी वजह से तुम पहले से काफ़ी शक्तिशाली लग रहे हो, लेकिन तुम जानते हो जितनी तुम ट्रेनिंग करोगे दूसरे यूनिवर्स के फाइटर्स भी उतनी ही ट्रेनिंग करेंगे और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में तुम्हारे सामने कोई नया दुश्मन आ जाए जिसका सामना तुम ना कर पाओ। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हर एनर्जी के ऊपर अपना कंट्रोल बना लो। अब तुम्हारे पास काफ़ी फॉर्म्स आ चुकी हैं। गोकू और वेजिटा लॉर्ड बीरेस की ये बात बड़ी गहराई से सुनते हैं। वेजिटा आगे बढ़ता है, हम जानते हैं ये पावर इतना भी शक्तिशाली नहीं कि जिरेन को हरा पाए, इसीलिए हम इस पावर को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कहते हुए अगेन गोकू और वेजिटा विज के साथ अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं अर्थ से काफ़ी दूर हमें किंग काय को दिखाया जाता है। किंग काय अपने टेंटिकल्स की मदद से समझ जाते हैं कि अर्थ के ऊपर एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और वो कोई दुश्मन नहीं है बल्कि वो खुद इस बार गोकू है। गोकू से ही उसकी दुनिया को अब सबसे बड़ा खतरा आने वाला है। इस चीज़ को किंग काय ने सिर्फ अभी महसूस किया था। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू कुछ ऐसा भी कर सकता है। वहीं अर्थ के ऊपर गोकू और वेजिटा ने अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर दिया था, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस ट्रेनिंग को कोई और भी देख रहा है। यहाँ तक कि लॉर्ड बीरेस और विज भी समझ नहीं पाए थे कि गोकू के ऊपर अभी तक किसी और ने अपनी नज़र बनाई हुई है और वो कौन है ये आगे हमें दिखाया जाता है। अचानक ही सीन चेंज होता है जब गोकू अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर लेता है। हमें यूनिवर्स 4 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्विटिला, लॉर्ड बेलमोंट और लॉर्ड चैंपा मौजूद थे। वो एक प्लान कर रहे थे ताकि वो गोकू को हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर पाएं। लॉर्ड चैंपा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, तुम जानते हो ना, अगर लॉर्ड ज़ेनो को पता चला कि हमने सीक्रेट मीटिंग की है तो हम तीनों डिस्ट्रॉयर्स को रेज कर देंगे। तुम्हारे पास कोई प्लान है उस गोकू को खत्म करने के लिए? लॉर्ड क्विटिला हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ हमें उस गोकू को अब किस तरह से खत्म करना है, इसीलिए तो मैंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। लॉर्ड चैंपा एक बार फिर से मुस्कुराते हैं, ये काफ़ी अच्छा होगा। अगर तुम उस गोकू को जल्दी खत्म करते हो तो शायद दूसरा टूर्नामेंट ऑफ पावर कभी भी शुरू नहीं होगा। और अगर गोकू के मरने की खबर लॉर्ड ज़ेनो को पता भी चलती है तो वो मुझे नहीं, हमें नहीं बल्कि लॉर्ड बीरेस को खत्म करेंगे। और अगर बीरेस मरता है तो वापस से हम सबसे शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुन सकते हैं। तभी ये बात सुनते हुए लॉर्ड बेलमोंट आगे बढ़ते हैं, ये आसान नहीं होगा। तुम जानते हैं हम डायरेक्टली उस गोकू को नहीं मार सकते। अब वो ज़ेनो का काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी मदद से गोकू भी मर जाए और किसी को पता भी ना चले। लॉर्ड चैंपा हंसते हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं था। वहीं लॉर्ड क्विटिला आगे बढ़ते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं, मैं जानता हूँ और मैंने ये सब कुछ पहले से सोचा है कि उस गोकू को हम कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से इस पूरे कॉस्मोस में काफ़ी उथल पुथल मच रही है। हम उसे मारेंगे और वो भी बहुत जल्द। लॉर्ड बेलमोंट आगे बढ़ते हैं, लेकिन कैसे? ये मीटिंग काफ़ी खतरनाक है और इस मीटिंग में मैं अपनी एंजल को भी लेकर आया हूँ, क्योंकि ये अब मेरा साथ देगी। ये किसी के खिलाफ नहीं जाएगी और ना ही ग्रैंड पीस को बताएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है? तभी चैंपा ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है, कहीं तुम ये तो बात नहीं कर रहे कि हम जिरेन की मदद से उस गोकू को ख़त्म करेंगे? ये बात सुनते ही लॉर्ड बेलमोंट का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो जानते हैं जिरेन बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन जिरेन के हाथ से गोकू को मरवाना ये अच्छा प्लान नहीं है। इसकी वजह से लॉर्ड बेलमोंट भी मर सकते हैं। तभी लॉर्ड क्विटिला आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैंने गोकू को मारने के लिए एक तरकीब सोची है। हम उसे एक ईवल कंटेनमेंट, एक टाइम चेम्बर में डाल देंगे, जहां पर वो हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो मर जाएगा। लॉर्ड चैंपा को ये प्लान काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वहीं लॉर्ड बेलमोंट काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक और डिस्ट्रॉयर आ चुका था और वो और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा था, जो कि इनकी इस खुफिया मीटिंग के बारे में पहले से जानता था। और सिड्रा भी गोकू से काफ़ी नफरत करता था। इसकी वजह से उन्होंने भी बाकी डिस्ट्रॉयर्स के साथ हाथ में ला लिया था और उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था कि वो किस तरह से गोकू को ख़त्म करेंगे। तभी सीन चेंज होता है और हमें ज़ेनो पैलेस के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड पीस ग्रैंड ज़ेनो के साथ खड़े थे और टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए अभी थोड़ा समय बीता था। ज़ेनो एक बार फिर से गोकू से मिलना चाहते थे और वहीं अर्थ के ऊपर हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू इस वक्त खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब से बदलाव हो रहे थे, जिन्हें कि गोकू अब कभी भी समझ नहीं पा रहा था। गोकू काफ़ी परेशान था, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। उल्टा गोकू वापस अपने घर में जाता है और वो चीची के हाथ का बना हुआ खाना पेट भर कर खाता है
गोकू काफ़ी समय से ट्रेनिंग कर रहा था, इसकी वजह से उसे काफ़ी भूख लगी थी। गोकू थोड़े ही समय में बहुत सारा खाना खा जाता है। जब गोकू की भूख मिट जाती है तो गोकू को काफ़ी नींद आती है, क्योंकि इतनी इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से वो काफ़ी थक चुका था। गोकू जानता था उसका सुपर सेन 4 अभी भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो जिरेन या फिर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा पाए। लेकिन जब गोकू सो रहा था तो अचानक ही गोकू को एक सपना आता है, और गोकू अपने सपने में देखता है कि वेजिटा को एक बहुत गहरी चोट आई है और वेजिटा काफ़ी परेशान है और उसे काफ़ी दर्द हो रहा है। इवन वेजिटा लगभग जख्मी हो चुका है, और गोकू ये बात जानकर हैरान होता है कि ये जख्म किसी और ने नहीं, खुद गोकू ने ही वेजिटा को दिया है। गोकू अपने सपने में ये भी देखता है कि उसने अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म का इस्तेमाल किया है और उसने अपने इस ड्रीम में उसने इमेजिन वेजिटा को फिनिश कर दिया। इस रियलिटी को एक ड्रीम में देखने की वजह से गोकू काफ़ी परेशान था, लेकिन ये सच था। इस सपने में उसने सच में वेजिटा को निपटा दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है वेजिटा इस फाइट को बड़ी आसानी से हार जाता है। ये वो मोमेंट था जब वेजिटा ने पहली बार अपने आप को इमेजिन वेजिटा में बदला था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि गोकू को खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने सबसे बड़े साथी को इस तरह से धोखा दिया। लेकिन अचानक गोकू का सपना आगे बढ़ता है और वो देखता है कि यूनिवर्स के सभी डिस्ट्रॉयर्स उसके सामने खड़े हैं और वो उसे इरेज करने वाले हैं। ये चीज़ देखने के बाद गोकू काफ़ी कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने ऐसा क्या किया है। गोकू आगे देखता है और वो खुद का ही एक चेहरा देखता है, जो कि किसी और को नहीं बल्कि सुप्रीम काय को हमेशा के लिए इरेज कर रहा था। गोकू काफ़ी परेशान था। ये ड्रीम बहुत ही बुरा था। गोकू ने आज से पहले इस तरह का सपना कभी भी नहीं देखा था। इस सपने में जो भी गोकू के सामने आ रहा था, गोकू उसे फिनिश कर रहा था। इवन गोकू ने सुप्रीम काय को खत्म करने की वजह से लॉर्ड बीरेस को भी नहीं छोड़ा। लॉर्ड बीरेस भी इस फाइट में इरेज हो चुके थे। गोकू ने इस तरह की भयानक बर्बादी आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसका कारण खुद गोकू था। जैसे ही लॉर्ड बीरेस चिल्लाते हैं, गोकू का सपना टूट जाता है और वो अपनी नींद से वापस उठ जाता है। गोकू काफ़ी हैरान था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अगले दिन जब गोकू वेजिटा से मिलता है तो वो इस ड्रीम के बारे में वेजिटा को सब कुछ बताता है। लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वेजिटा काकारोट से बोलता है कि ये सिर्फ एक मामूली सपना है। ऐसे सपने तो वो रोज़ देखता है। लेकिन गोकू आगे ये भी बताता है कि उसने अपनी किसी नई फॉर्म को अनलॉक किया था, जिसे देखने के बाद हर एक डिस्ट्रॉयर, इवन हर एक गॉड, और मुझे लगता है कि सारे लोग उसे देखते ही डर रहे थे। गोकू ने अपने पूरे सपने को काफ़ी अच्छी तरीके से वेजिटा को एक्सप्लेन किया था और उसने फाइनली वेजिटा को यह बता दिया था कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन वेजिटा गोकू की कोई भी बात नहीं सुनता। अगले ही पल वो अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। थोड़े समय बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है, लेकिन गोकू अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं करता। वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा था और अपने आप को पावरफुल बना रहा था। लेकिन अचानक ही गोकू के सामने एक एंजल आकर टेलीपोर्ट होती है, और ये एंजल और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 11 की एंजल मार्केटा थी। एंजल मार्केटा गोकू को ये ऑफर देती है कि वो उसके साथ चले। वो यूनिवर्स 11 में जाकर जिरेन से वापस फाइट कर सकता है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग होगी। जिरेन का नाम सुनते ही गोकू के चेहरे पे काफी खुशी आ जाती है, और अगले ही पल एंजल मार्केटा के साथ गाने के लिए गोकू तैयार हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर से जिरेन का सामना करना चाहता था। लेकिन तभी एंजल मार्केटा बोलती है, मैं तुम्हें अपने साथ यूनिवर्स 11 में ज़रूर ले चलूंगी, लेकिन हमारी इस मीटिंग के बारे में कोई भी नहीं जानेगा और तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगे कि तुम मेरे साथ यूनिवर्स 11 में गए थे। जिरेन भी यही चाहता है कि वो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करे। जिरेन की ये एक्साइटमेंट देखने के बाद गोकू समझ चुका था कि वो एक बार फिर से खुद को और पावरफुल महसूस करेगा जब उसने जिरेन के साथ वापस ट्रेनिंग की। अगले पल गोकू आगे बढ़ता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, हम दोनों ही यूनिवर्स 11 में चलेंगे। गोकू की ये बात सुनने के बाद एंजल मार्केटा अपने स्टाफ को उठाती है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। अगले ही पल वो गोकू को अपने साथ यूनिवर्स 11 में ले चलती है। उनके सामने अब जिरेन खड़ा था, जो कि मेडिटेशन कर रहा था। जिरेन को देखते ही गोकू के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ जाती है। गोकू आगे बढ़ता है और वो जिरेन को हेलो बोलता है, लेकिन जिरेन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। गोकू कहता है, तो ठीक है जिरेन, हम एक बार फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू करेंगे, मैं तैयार हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो। गोकू की ये बातें सुनने के बाद फिर भी जिरेन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। अगले ही पल जिरेन अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है, ठीक है, तो चलो हम इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हें हरा दूंगा। इस बार हम में से कोई भी नहीं रुकेगा, हमारे ऊपर कोई भी रूल काम नहीं करेगा। जब तक हम में से कोई गिर नहीं जाता, हम इस ट्रेनिंग को नहीं रोकेंगे। चलो गोकू, मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। गोकू भी जिरेन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये गोकू की सबसे बड़ी गलती थी। अगले पल एक बार फिर से दोनों अपनी पावरफुल फाइट को शुरू कर देते हैं।
जिरेन काफ़ी समय पहले ही महसूस कर चुका था कि गोकू पहले से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन जिरेन खुद भी काफ़ी पावरफुल था। इसकी वजह से गोकू नहीं रुकता। अगले ही पल गोकू अपनी ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक बार फिर से इस्तेमाल करता है। न जाने क्यों, लेकिन गोकू ने अपनी सुपर सेन 4 का इस्तेमाल नहीं किया था। और गोकू की इस बेहतरीन फॉर्म को एक बार फिर से देखने के बाद जिरेन भी नहीं रुकता। जिरेन भी गुस्से में आता है और वो भी अपनी पावर्स को अप करता है। गुस्से में चिल्लाते हुए जिरेन कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे दोबारा नहीं हारूंगा। मैंने भी खुद को ट्रेन किया है ताकि मैं और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊँ। ये कहते ही जिरेन फुल पावर के साथ अपने एक पावरफुल पंच को क्रिएट करता है और वो गोकू की तरफ कूदता है। लेकिन गोकू की बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट कर रही थी। इसकी वजह से उसने बड़ी आसानी से जिरेन के सभी हमलों को डॉज कर लिया था। कुछ ही पल में गोकू ये समझ चुका था कि जिरेन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ये पहले वाले जिरेन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वहीं जिरेन भी समझ चुका था कि गोकू से जीतना उसके लिए अब काफ़ी मुश्किल हो चुका है। जिरेन चिल्लाता है, तुम नहीं जीत पाओगे, हार मान लो, मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जिरेन गुस्से से आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी वो गोकू के ऊपर अपना कोई भी हमला नहीं कर पा रहा था। वहीं गोकू ने बड़ी आसानी के साथ अपने इस पावरफुल पंच को जिरेन के पेट में गड़ा दिया था और जिरेन इस पंच की वजह से काफी दूर जाकर गिरता है। और अब उस प्लेनेट की सरफेस पे गोकू अकेला खड़ा था। गोकू नहीं रुकता और वो कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब तुम काफी कमजोर हो चुके हो जिरेन। जब मैंने तुम्हारा सामना टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था तब तुम इतने कमजोर नहीं थे, लेकिन इस बार तुम काफी कमजोर लग रहे हो। आखिर तुम्हारे साथ ये हुआ क्या है? हमें दिखाया जाता है कि जिरेन काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन वो फाइट करना बंद नहीं करता। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, बट जिरेन अपनी एनर्जी को खो रहा था और किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि जिरेन इतना कमजोर हो जाएगा। गोकू अपना एक पावरफुल हमला करता है। इसकी वजह से जिरेन काफी दूर जाकर गिरता है और जिरेन इस फाइट को पहली बार हार चुका था और जिरेन अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं गोकू वापस अपनी बेस फॉर्म में आता है और वो कहता है कि मुझे इस फाइट में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये पहली वाली फाइट की तरह बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल गोकू हैरान होता है क्योंकि जिरेन की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो इरेज हो जाता है। अचानक वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी ऊर्जा देखने को मिलती है। गोकू का ध्यान भी इस ऊर्जा की तरफ जाता है और वो समझ चुका था कि ये हकाई ऊर्जा है। गोकू लगातार उस ऊर्जा की तरफ देख रहा था और अगले पल उस ऊर्जा के बीचों बीच से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेलीपोर्ट होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा था। सिड्रा वहाँ पर पहुँच चुका था। ये उनका ही प्लान था। वो गोकू को टाइम चेम्बर में फंसाने वाले थे। सिड्रा ने अपने हाथों में हकाई एनर्जी भी ली थी ताकि वो गोकू को बड़ी आसानी से इरेज कर पाए। अगले पल लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्विटेला भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और क्विटेला हंस रहा था क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो चुका था। क्विटेला चिल्लाता है, गोकू हैरान मत हो, हम तुम्हें जानते हैं और शायद तुम भी, और मुझे लगता है कि ये सही समय आ चुका है तुम्हारा ये खेल खत्म करने के लिए। लॉर्ड बेलमोंट भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लॉर्ड बेलमोंट अपने यूनिवर्स 11 में ही मौजूद थे। बेलमोंट आगे बढ़ते हैं, गोकू तुमने जिस जिरेन का सामना किया वो असली जिरेन था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक क्लोन था। ये जानने के बाद गोकू थोड़ा शॉक होता है, लेकिन वो पहले से जान चुका था कि ये असली जिरेन नहीं है। बट इस तरह डिस्ट्रॉयर्स को वहाँ पर आते हुए देख गोकू समझ चुका था कि वो उसके साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। गोकू चिल्लाता है, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने कहा था तुम्हारी एंजल ने कि वो मुझे जिरेन से मिलवाएगी और हम दोनों ट्रेनिंग करेंगे, तो इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पर बुलाना चाहते थे। बेलमोंट गोकू के काफ़ी पास पहुँचते हैं और वो कहते हैं, हाँ गोकू, हमने ऐसा किया क्योंकि ये प्लान का हिस्सा था। तुम तो जानते हो तुम्हारी वजह से वो भद्दा टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हुआ था, जिसकी वजह से 12 यूनिवर्स रेस हो चुके थे और हम नहीं चाहते कि भविष्य में हम तुम्हारी वजह से एक बार फिर से मारे जाएं। इसकी वजह से हमने ठान लिया है कि हम तुम्हें रेस करेंगे। तुम्हें यूनिवर्स 7 से मिटा दिया जाएगा और इसके बदले में जेनो तुम्हारी यूनिवर्स 7 को रेस कर देंगे। ये बात सुनते ही गोकू काफ़ी गुस्से में आता है। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं वापस अपनी यूनिवर्स में जाऊंगा। बेलमोंट चिल्लाता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम अकेले ही यूनिवर्स में टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, तुम फंस चुके हो और ना ही तुम हमारा सामना कर सकते हो। क्विटेला भी आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, गोकू तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुमने जो पाप किया उसकी ये सज़ा है। इसकी वजह से हम तुम्हें कैद करने वाले हैं। हम तुम्हें अपने हाथों से खत्म नहीं करेंगे, बल्कि हम तो तुम्हें ट्रैप करने वाले हैं। गोकू ये बात समझ जाता है और वो कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो जेनो तुम्हें इरेज कर देंगे। लेकिन तभी क्विटेला आगे बढ़ते हैं, ऐसा तब होगा जब उन्हें पता चलेगा, क्योंकि तुमने वादा किया है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे
और ये वादा सिर्फ वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि तुम अचानक से यूनिवर्स 7 से कहाँ गए। और शक सीधा बीरस पे जाएगा। जेन और लॉर्ड बीरस को इरेज करेंगे और हो सकता है कि पूरी यूनिवर्स 7 को भी, क्योंकि तुम उनके अच्छे दोस्त बन चुके हो। सिड्रा भी दहाड़ता है और वो कहता है, हम तुम्हें कैद करने वाले हैं। अगर हमने तुम्हें ख़त्म किया तो हम में से कोई जाकर जनों को बता सकता है, लेकिन अगर तुम कैद हो गए तो तुम अपनी उम्र की वजह से ही हमेशा हमेशा के लिए फिनिश हो जाओगे। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हें ट्रैप करने वाले हैं एक ऐसे इविल टाइम चेंबर में जहाँ की इविल एनर्जी की वजह से तुम मारे जाओगे। गोकू हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सिड्रा उसके ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल की बीम अटैक रिलीज करता है। इस एनर्जी की वजह से गोकू वहीं पर रुक जाता है। गोकू इस अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोकू ऐसा नहीं कर पाया। अगले ही पल हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी के अराउंड डिजिटल वॉल्स आकर खड़ी हो जाती हैं। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये वही था, एक ऐसा इविल टाइम चेंबर जिसमें गोकू कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। गोकू आसमान की तरफ देखता है और इस वक्त वो उन डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर चिल्ला रहा था, देखो तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैंने सभी 12 यूनिवर्स को खतरे में डाला था तो वो मैं ही था जिसकी वजह से सभी 12 यूनिवर्स वापस आए। तुम्हें मेरी बात को समझना होगा। तभी इस पे लॉर्ड बेलमोंट कहते हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक बार हमने सोच लिया तो हमें वो काम करना ही होगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम इस टाइम चेंबर से बाहर नहीं निकल पाओगे। हमें दिखाया जाता है कि गोकू काफ़ी पंचेस करता है, लेकिन वो वॉल्स नहीं गिरती। गोकू अपनी फॉर्म्स को भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। गोकू जितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, वो वॉल्स उतनी ही बड़ी हो रही थी और उतनी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तभी लॉर्ड क्विटेला बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अब फंस चुके हो। तुम जितनी कोशिश करोगे ये टाइम चेंबर उतना ही मजबूत हो जाएगा। तुम अपनी पूरी पावर्स का भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अब फंस चुके हो। ये टाइम चेंबर तुम्हें टेलीपोर्ट कर देगा उस इवल टाइम जोन में, जहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे और वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। गोकू ये बात सुनते ही गोकू काफ़ी गुस्से में आता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मामूली वॉल्स मुझे रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भी अभी इस टाइम चेंबर को डिस्ट्रॉय करूँगा। अगले पल में दिखाया जाता है गोकू रेज करता है और वो अपनी पावर्स को अप करता है। गोकू अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर चुका था, अपनी हर एक फॉर्म, अपना हर एक पावरफुल टेक्निक, लेकिन वो इन वॉल्स को नहीं गिरा पाया। उल्टा ये वॉल्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। इस तरह गोकू को तड़पते हुए देखने के बाद लॉर्ड क्विटेला काफ़ी खुश थे और मानो लॉर्ड बेलमोंट तो खुशी के मारे झूम रहे हों। उन्हें यकीन हो चुका था कि इस टाइम चेंबर में अब गोकू नहीं बचेगा। और अगले पल लॉर्ड सिड्रा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो गोकू को उस डिजिटल वॉल्स के समेत ही उसे एक सच्चे और इवल टाइम जोन में टेलीपोर्ट कर देते हैं, जिसे आसान भाषा में हम इवल टाइम चेंबर भी बोल सकते हैं। गोकू अब वहां पर पहुंच चुका था। अचानक ही गोकू उस इवल टाइम चेंबर में गिरता है। वहां की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी। गोकू खुद को खड़ा भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही गोकू खड़ा होता है वो देखता है कि उसके आसपास का टाइम काफ़ी तेज़ हो जाता है। इसकी वजह से गोकू की एज अब काफ़ी फास्ट हो चुकी थी। गोकू मूवमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेड़ियों से जकड़ा जाता है। ये टाइम चेंबर खुद ब खुद रिएक्ट कर रहा था। गोकू जितनी भी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, ये बेड़ियाँ उतनी मजबूत हो रही थी और उसके पास सिर्फ इवल एनर्जी बह रही थी। ये वो एनर्जी थी जिसे आज तक ग्रैंड जेनो या फिर ग्रैंड बीज ने जिन इवल बींग्स को रेज किया था, उनकी एनर्जी अब इस टाइम चेंबर में बह रही थी। और इस इवल एनर्जी की वजह से ही अब गोकू एक बहुत बड़े खतरे में था। उसे कुछ भी कर इस टाइम चेंबर से बाहर निकलना था, लेकिन गोकू ने अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और वो अपने पूरे प्रयास कर चुका था। गोकू हार चुका था। ये टाइम चेंबर उसे काफ़ी कमज़ोर कर चुका था। अब उसकी बॉडी के अंदर वो इवल एनर्जी घुसना भी शुरू हो चुकी थी और सिर्फ कुछ ही मिनटों में उस टाइम चेंबर के अंदर 1000 साल बीत चुके थे। लेकिन गोकू की बॉडी के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। गोकू अभी भी उसी बॉडी के अंदर ट्रैप था, मानो ये इम्पॉसिबल था। टाइम के हिसाब से चलें तो गोकू को अब तक फिनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन अचानक वो इविल एनर्जी गोकू की बॉडी के अंदर घुस चुकी थी। उस इविल एनर्जी ने गोकू की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था और गोकू के अंदर जो भी प्योर एनर्जी मौजूद थी वो अब रेज हो चुकी थी। किसी भी तरह की एनर्जी अब गोकू के पास नहीं थी। जो कुछ भी गोकू की बॉडी के अंदर मौजूद था वो सिर्फ इविल एनर्जी से बना हुआ था। गोकू का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अब बदल चुका था, मानो गोकू ने अचानक ही एक नया जन्म ले लिया था। और अब गोकू को इस टाइम चेंबर के अंदर लगभग 1 मिलियन ईयर्स बीत चुके थे, यानी कि 10 लाख साल। लेकिन अभी तक गोकू कैद था, बट अब गोकू बदल चुका था। इस इवल एनर्जी ने गोकू की पूरी बॉडी को बदल दिया था।
गोकू के पास जितनी भी मेमोरीज मौजूद थी वो सब मिट चुकी थी। गोकू की बॉडी के ऊपर अब ये इविल एनर्जी ही अपना कंट्रोल पा चुकी थी। अब गोकू सच में एक इविल बीइंग बन चुका था। गोकू अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गोकू के पास कोई भी मेमोरी मौजूद नहीं थी, लेकिन उसे सिर्फ इतना याद था कि उसे धोखा दिया गया है और उसे डिस्ट्रॉयर्स को फिनिश करना है, क्योंकि ये इविल एनर्जी उन बींग्स की थी जिन्हें कभी डिस्ट्रॉयर्स या फिर ग्रैंड पीस या फिर ग्रैंड जेनो ने खत्म किया था। ये एनर्जी गोकू के दिमाग में सिर्फ एक बात को चला रही थी कि कैसे भी कर उसे ग्रैंड पीस, ग्रैंड जेनो और सभी डिस्ट्रॉयर्स को फिनिश करना है। तभी गोकू उस टाइम चेम्बर से आज़ाद हो जाता है। वो उन बेरियर को तोड़ देता है। गोकू जैसे ही उस टाइम चेम्बर में आज़ाद हो चुका था, लेकिन वो उस टाइम चेम्बर से बाहर नहीं निकलता। गोकू जानता था उन डिस्ट्रॉयर्स और उन गॉड्स को फिनिश करने के लिए उसे अपने आप को काफ़ी बेहतर करना होगा। हालांकि वो एक इविल बीइंग बन चुका था, लेकिन वो इविल एनर्जीज खुद को पावरफुल बनाना चाहती थी। इसी वजह से गोकू ये डिसाइड करता है, यानी कि इविल गोकू ये डिसाइड करता है कि वो खुद को उस टाइम चेम्बर में और समय तक रखेगा। गोकू अब उस इविल टाइम चेम्बर के अंदर खुद को ट्रेन कर रहा था और अब उस टाइम चेम्बर के अंदर 10 मिलियन साल बीत चुके थे, यानी कि 1 करोड़ साल। गोकू अब काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन जैसे ही गोकू अपने यूनिवर्स से गायब हुआ था, अर्थ के ऊपर डेंडे ने महसूस कर लिया था और सिर्फ वही एक बंदा था जिसने देखा था कि गोकू एंजल मार्केटा के साथ कहीं पर गया हुआ है, क्योंकि वो टेंपल से सब कुछ देख पाता है। वहीं बीरस के प्लेनेट पे लॉर्ड चांपा भी अपना काम कर रहे थे और उन्होंने लॉर्ड बीरस को बिजी रखा था ताकि वो गोकू के बारे में कुछ भी पता ना कर पाए। और थोड़े टाइम बाद लॉर्ड चांपा वापस अपनी यूनिवर्स 6 में चले जाते हैं। वहीं लॉर्ड बीरस को भी कुछ अजीब लगता है कि इस तरह चांपा उन्हें ऐसे कैसे मिलने आ सकता है। चांपा जरूर किसी वजह के कारण आता है। इस तरह से लॉर्ड चांपा कभी भी यूनिवर्स 7 में नहीं आया था। लॉर्ड बीरस को इस तरह चिंता में देखते हुए वीस काफ़ी टेंशन में आ जाता है, लेकिन अगले पल वो लॉर्ड बीरस को शांत करता है और वो बताता है कि लॉर्ड चांपा अर्थ का टेस्टी फूड खाना चाहते थे। वहीं हमें सुप्रीम काय को दिखाया जाता है, जो कि अपने प्लेनेट के ऊपर बड़े आराम से बैठे थे, लेकिन अचानक वो भी हैरान हो जाते हैं कि उन्हें यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली योद्धा गोकू की एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। गोकू पहली बार अपने प्लेनेट से मिसिंग था, ना ही वो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे था। तभी सीन चेंज होता है और में यूनिवर्स लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोंट खड़े थे। उनसे मिलने के लिए चांपा आता है। चांपा लॉर्ड बेलमोंट से पूछता है, क्या तुमने अपना काम कर दिया? लॉर्ड चांपा बड़ी खुशी से उन्हें बताते हैं कि गोकू का खेल अब खत्म हो चुका है। अब इस कॉस्मोस में कभी भी टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसी चीज़ दोबारा नहीं होगी। हम सभी सेफ हैं। अगर कोई खतरे में है तो वो सिर्फ लॉर्ड बीरस है। हम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। चांपा ये बात सुनता है और वो मुस्कुराता है। तो अब गोकू के जाने के बाद मुझे लगता है कि जेनो बड़ी जल्दी मेरे भाई को हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर देंगे। तभी सीन चेंज होता है और हमें जेनो पैलेस के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पे अब जेनो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और वो ग्रैंड पीस को ये ऑर्डर देते हैं कि वो बहुत जल्द गोकू को अपने साथ लेकर आए। ग्रैंड पीस ये बात सुनता है और वो आगे बढ़ता है। ग्रैंड पीस सीधा ही अपना स्टाफ उठाते हैं और वो वीस से अपना कांटेक्ट बनाते हैं और वो वीस को बोल देते हैं कि ग्रैंड जेनो गोकू से मिलना चाहते हैं और वो जल्द ही गोकू को अपने साथ लेकर आए। वीस भी ग्रैंड पीस की बात सुनता है और हाँ कर देता है। हालांकि वीस को अभी ये मालूम नहीं था कि गोकू यूनिवर्स 7 में मौजूद नहीं है। तभी ग्रैंड पीस उसे ये काम जल्दी करने के लिए बोलते हैं और हालांकि ग्रैंड पीस भी थोड़े हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी यूनिवर्स 7 में गोकू की एनर्जी कहीं भी नहीं मिल रही थी, लेकिन वो इसे लाइटली लेते हैं। बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। वे सीधा ही लॉर्ड बीरस के पास पहुंचता है और उन्हें ये बताता है कि जेनो एक बार फिर से गोकू से मिलना चाहते हैं। जैसे ही लॉर्ड बीरस ये बात सुनते हैं, वो समझ चुके थे जेनो एक बार फिर से कुछ एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं और ज़रूर ये टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसा हो सकता है। बीरस चिल्लाता है और वो बोलता है कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द गोकू को यहाँ पर ले आना चाहिए। वी से बात सुनता है और वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए माय लॉर्ड, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अभी अभी चेक किया और मैं दोबारा करूँगा। मुझे गोकू अर्थ के ऊपर कहीं भी नहीं मिल रहा। वो ना तो अपने टाइम चेम्बर में है और ना ही किसी और जगह पे। ऐसा कैसे हो सकता है? गोकू को अर्थ पे ही मौजूद होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद बीरस थोड़ा हैरान होते हैं और वो अगेन विस को चेक करने के लिए बोलते हैं। जब उन्हें गोकू नहीं मिलता तो बीरस काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था गोकू एक बार फिर से किसी और प्लेनेट पे जा चुका है या फिर वो किसी और मुसीबत में फंस चुका है। और अगर गोकू लॉर्ड जेनो से जल्दी नहीं मिलता तो लॉर्ड जेनो लॉर्ड बीरस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बीरस चिल्लाता है, विस तुम्हें जल्दी ही गोकू को ढूंढना होगा। हमें लगता है कि हमें अर्थ पे चलना चाहिए। चलो, हमें गोकू बिल्कुल वहीं मिलेगा।
न जाने अब वो कौन सी नई मुसीबत खड़ा करेगा। और अगले ही पल विस अपना स्टाफ उठाता है और वो लॉर्ड बीरस को सीधा ही अर्थ के सामने ले जाता है। वो प्लेनेट मार्स के सामने खड़े थे, लेकिन लॉर्ड बीरस हैरान थे क्योंकि उन्हें गोकू की एनर्जी कहीं भी नहीं मिल रही थी। वहीं जब वो अर्थ पे आते हैं तो वो वेजिटा से पूछते हैं। वेजिटा भी गुस्से में बोल देता है कि वो नहीं जानता कैकारोट कहाँ पर है, बट वेजिटा भी हैरान था क्योंकि गोकू अब मिसिंग था। उसे भी गोकू की एनर्जी नहीं मिल रही थी। सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। पिक्कोलो भी काफ़ी हैरान था क्योंकि उसने भी नोटिस नहीं किया अचानक गोकू कहाँ पर चला गया। लेकिन कोई भी नहीं जानता था अभी सिर्फ थोड़ा ही टाइम बीता था, लगभग कुछ ही घंटे। लेकिन उस ईवल टाइम चेम्बर में 100 करोड़ साल बीत चुके थे। अब गोकू ने खुद को काफ़ी ट्रेन कर लिया था, लेकिन वो बन चुका था अब एक ईवल सेन। गोकू अब ईवल गोकू बन चुका था। एक ईवल बीइंग बनने के बाद गोकू के पास सिर्फ अपना एक ही मकसद था। वो जल्दी जल्द सभी गॉड्स और सभी डिस्ट्रॉयर्स को फिनिश करना चाहता था। लॉर्ड ज़ेनो और ग्रैंड प्रिंस दोनों को वो बहुत जल्द फिनिश करने वाला था। उसका सिर्फ अब यही मकसद था। इसी मकसद के साथ गोकू फाइनली उस ईवल टाइम चेम्बर से बाहर निकलता है। ईवल गोकू बाहर आ चुका था। तो अब इस वीडियो में गोकू एक ईवल सेन बन चुका है और ईवल सेन बनने के बाद शायद गोकू सभी डिस्ट्रॉयर्स और ग्रैंड ज़ेनो और ग्रैंड पीस का सामना करेगा। अगर आप देखना चाहते हैं गोकू ग्रैंड पीस को कैसे हराएगा तो बने रहिए मेरे साथ इस अमेजिंग वीडियो में। गोकू के पास अब ये भी पावर्स आ चुकी थी कि वो अब किसी भी दुनिया में वर्म होल को ओपन कर सकता है, जिसकी मदद से वो किसी भी रियलिटी में जा सकता है। उसने अब नई शक्तियों को अचीव कर लिया था, लेकिन अभी भी वो टाइम चेम्बर गोकू को अपने साथ रोकना चाहता था, बट गोकू नहीं रुक रहा था। वो भेड़ियां एक बार फिर से गोकू के पास आकर उसे जकड़ रही थी, लेकिन गोकू तो अब महाशक्तिशाली बन चुका था। ईवल गोकू बनने के बाद गोकू फाइनली एक पोर्टल को ओपन करता है और वो सीधा ही इस पोर्टल में चला जाता है। ये पोर्टल कहीं और नहीं बल्कि ईवल गोकू को यूनिवर्स 11 में ले जाता है। ईवल गोकू को बस इतना ही याद था कि उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोंट को खत्म करना है और वो सीधा ही उसके पेरेंट के सामने टेलीपोर्ट हुआ था। अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रक्षा करने के लिए एंजल मार्केटा आगे बढ़ती है, लेकिन उसे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि जिस ईवल बीइंग को देख रही है वो और कोई नहीं बल्कि वो गोकू है, जिसे कि उसने धोखा दिया था। मार्केटा काफ़ी हैरान होती है और वो बोलती है ये कैसे हो सकता है, अब तक तो तुम्हें फिनिश हो जाना चाहिए था, तुम वापस नहीं आ सकते, तुम्हें वहीं पर रहना होगा, तुम मेरे डिस्ट्रॉयर्स को कुछ भी नहीं कर सकते। ईवल गोकू कोई भी शब्द नहीं बोलता, लेकिन उसे भी याद था इस एंजल ने उसे धोखा दिया है। तभी गोकू आगे बढ़ता है और वो अपनी ईवल आवाज़ में कहता है तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, अब मैं वो तुम्हारे साथ करूँगा, तुम्हारे डिस्ट्रॉयर और मैं तुम दोनों को ख़त्म करूँगा, तुम अब मुझे नहीं रोक पाओगी। ईवल गोकू की पावर्स को समझने के बाद भी मार्केटा नहीं रुकती। वो जानती थी इस फाइट में वो जीत नहीं सकती। गोकू उस ईवल एनर्जी की वजह से पूरा बदल चुका है। प्लीज़ रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तुम वापस अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। लेकिन गोकू के पास अपनी बाकी याददाश्त मौजूद नहीं थी। उसे सिर्फ अपना मकसद याद था। वो ईवल एनर्जी अपना काम गोकू से करवाना चाहती थी ताकि वो गॉड्स और सभी सुपीरियर गॉड्स को ख़त्म कर पाए। गोकू आगे बढ़ता है और वो कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम मारी जाओगी। लेकिन एंजल मार्केटा ये बात हल्के में लेती है और अपना स्टाफ उठाती है और सीधा ही गोकू के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। तभी पीछे लॉर्ड बेलमोंट भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हैरान रह जाते हैं जब वो गोकू को देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि गोकू अभी भी जिंदा है। अचानक एंजल मार्केटा चिल्लाती है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए माय लॉर्ड, अगर आप यहाँ पर रहे तो गोकू ज़रूर आपको ख़त्म कर देगा, मेरी बात मानिए, यहाँ से भाग जाइए। लेकिन ईवल गोकू जैसे ही लॉर्ड बेलमोंट को देखता है वो समझ जाता है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और वो आगे बढ़ता है और सीधा ही बेलमोंट के सामने टेलीपोर्ट होता है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब मेरी बारी। लेकिन एंजल मार्केटा अपने डिस्ट्रॉयर को बचाना चाहती थी क्योंकि वो बेलमोंट से प्यार करती थी। इसकी वजह से वो गोकू के रास्ते के सामने आ जाती है। बेलमोंट भी खुद को बचाने के लिए अपने हकाई एनर्जी से बने हुए कार्ड्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था। गोकू उन दोनों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। बेलमोंट भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे बताओ आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम उस टाइम चेम्बर में सर्वाइव नहीं कर सकते। आज तक जो कोई भी उस टाइम चेम्बर में गया है वो सभी लोग हमेशा के लिए फिनिश हो चुके थे, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। अगले ही पल एंजल मार्केटा अपने स्टाफ की मदद से एक इनविजिबल शील्ड को क्रिएट करती है ताकि वो अपने डिस्ट्रॉयर और खुद को बचा पाए। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये शील्ड ईवल गोकू के लिए अब कुछ भी नहीं है।
गोकू आगे बढ़ता है और वो अपने एक पंच से ही लॉर्ड बेलमोंट के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो शील्ड कुछ ही पलों में चकनाचूर हो जाती है। बहुत कम समय में एंजल मार्केटा ये समझ जाती है कि वो गोकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और इविल गोकू भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। अगले ही पल वो एंजल मार्केटा को अपनी एक उंगली के अटैक से ही हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर देता है। गोकू अपना बदला भी लेता है और वो लॉर्ड बेलमोंट को भी हमेशा के लिए फिनिश कर देता है। ऐसा करने में वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि उसे बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी फिनिश करना था। अगले ही पल हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है जिसे कि सिर्फ इविल गोकू ही कर सकता है। इविल गोकू ने उस एनर्जी को एक्सप्लोड कर दिया था और हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बेलमोंट जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, वो इविल गोकू के सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाए। इविल गोकू अपनी इस नई ताकतों को पाने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था और अब वो बड़ी आसानी से ग्रैंड पीस और ग्रैंड जनों को खत्म करने वाला था। लॉर्ड बेलमोंट को फिनिश करने के बाद इविल गोकू नहीं रुकता। वो अगले ही क्षण अपनी पावर्स की मदद से एक और पोर्टल को ओपन करता है और सीधा ही कहीं यहाँ नहीं बल्कि यूनिवर्स 6 में टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मौजूद था। यूनिवर्स 6 में इविल गोकू सीधा ही लॉर्ड चांपा के प्लेनेट पे टेलीपोर्ट होता है। इविल गोकू को देखने के बाद लॉर्ड चांपा डर जाते हैं और उन्हें यकीन भी नहीं था कि जिस गोकू को वो फिनिश करना चाहते थे वो गोकू अभी भी जिंदा है और वो पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। चांपा अपनी जगह से उठता है और अपना फाइटिंग स्टांस लेता है। वो समझ चुका था अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता। चांपा आगे बढ़ता है और वो कहता है ये नहीं हो सकता, मुझे इसका डर था लेकिन मैं जानता नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। तुम कैसे बच सकते हो? इविल गोकू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो बोलता है मुझे लगता था कि तुम इस काम में मेरा साथ दोगे लेकिन तुम बहुत बुरे हो। तुमने भी मुझे मारने की चाहिए और तुमने उनका साथ दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। ये बॉडी खुद ब खुद मुझे तुम्हारे पास ले आई है तो शायद तुम भी इसमें मिले हुए हो। लगता है कि मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा। तभी इविल गोकू को देखने के बाद एंजल वाडो इसे समझ जाती है कि ये फाइटर यूनिवर्स 7 का है और जिस तरह से उसकी पावर्स बढ़ चुकी हैं वो ये भी समझ चुकी थी कि लॉर्ड चांपा ने जरूर इनके साथ कुछ बुरा किया है। तभी लॉर्ड चांपा एक अजीब सी स्माइल देते हैं और वो मुस्कुराते हैं। मैं जानता हूँ तुम काफ़ी शक्तिशाली बन चुके हो लेकिन इस एनर्जी के ऊपर तुम्हारा अपना कंट्रोल नहीं है और अभी भी ये एनर्जी हकाई एनर्जी से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। मैं तुम्हें हकाई कर दूंगा गोकू, तुम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाओगे। इविल गोकू ये बात सुनता है और वो भी मुस्कुराता है। गोकू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता लेकिन अंदर अंदर ही लॉर्ड चांपा भी ये बात समझ चुके थे कि अब उसका गेम ओवर हो चुका है और वो लड़ने की कोशिश भी नहीं करने वाले थे बट उनके पास अब कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। तभी लॉर्ड चांपा गोकू से एक डील करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं तुम्हें सही कर सकता हूँ, तुम वापस अपनी यूनिवर्स में जा सकते हो। मेरी बात मानो, हमें लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इविल गोकू को कुछ भी याद नहीं था और वो चिल्लाता है कैसा यूनिवर्स? मेरा कोई भी साथी नहीं, ना ही मेरा कोई दोस्त है और ना ही मेरे कोई अपने हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात याद है कि मुझे गॉड्स का विनाश करना है, सभी सुपीरियर गॉड्स का। वो बहुत बुरे हैं, मैं उनकी ताकत से ही बना हुआ हूँ। आज तक जितने भी बुरे लोगों को उन्होंने ख़त्म किया है मुझ में उनकी एनर्जी आ चुकी है, अब मैं उनका बदला लूँगा। तभी प्यारी एंजल वाडोस भी आगे बढ़ती है और वो भी गोकू को समझाने की कोशिश करती है। मेरी बात मानो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इतने बुरे नहीं हो गोकू, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमने पूरी यूनिवर्स को बचाया था, इवन पूरे कॉस्मोस को उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में। लेकिन इविल गोकू को ये सारी बातें याद ही नहीं थी, मानो वो अंदर ही अंदर खोखला हो चुका था। एंजल वाडोस और भी आगे बढ़ती हैं और वो गोकू को शांत करने की कोशिश करती है। ऐसा मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम वापस सही हो जाओगे। मैं जानती हूँ शायद मेरे लॉर्ड ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन अब वो इविल एनर्जीज गोकू के ऊपर हावी हो चुकी थी। गोकू अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल खो चुका था, इसी वजह से वो काफ़ी गुस्से में आता है और वो चिल्लाता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार मैंने जो डिसाइड कर लिया वो होकर रहेगा, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। कोशिश मत करो वरना तुम भी हमेशा हमेशा के लिए इरेज हो जाओगी। ये कहते ही गोकू अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। एंजल वाडोस अपना डिफेंस करने की कोशिश करती है लेकिन वो एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि वो उसके एक कण के मात्र से ही इरेज हो जाती है। एंजल वाडोस वहीं पर मिट जाती है। अगले ही पल गोकू लॉर्ड चांपा के सामने टेलीपोर्ट होता है और वो उन्हें भी हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर देता है। एक बार फिर से हमें वहाँ पर एक डिवाइन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है जिसके अंदर सिर्फ ईवल एनर्जी मौजूद थी और दोनों ही एंजल वाडोस और लॉर्ड चांपा इस अटैक के साथ ही
इरेज हो चुके थे। तभी इविल गोकू 2 डिस्ट्रॉयर्स को फिनिश करने के बाद आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ चुकी थी। जैसे जैसे वो डिस्ट्रॉयर्स को खत्म कर रहा था उसकी पावर्स और भी आगे बढ़ती जा रही थी और उस टाइम चेंबर से बाहर आने के बाद गोकू अब पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसे इंतज़ार था कि इस वक्त वो उन डिस्ट्रॉयर्स के सामने आए और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए फिनिश करे, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन ग्रैंड जेनो और ग्रैंड पीस थे। लेकिन वहीं अर्थ के ऊपर सभी लोग परेशान थे क्योंकि उन्हें अभी तक गोकू नहीं मिल रहा था। हर एक परेशान था। वेजिटा आगे बढ़ता है और वो बोलता है, जब मैंने काकारोट को छोड़ा था तो वो बिल्कुल अकेला था, लेकिन तब भी वो ट्रेनिंग कर रहा था। लॉर्ड बीरस भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। आखिर गोकू कहाँ पर जा सकता है? यूनिवर्स में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पर वो गोकू की एनर्जी को महसूस ना कर पाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लॉर्ड बीरस गुस्से से चिल्लाते हैं और वो कहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वो गोकू कहाँ पर गया? अचानक हमें दिखाया जाता है सुप्रीम काय और ओल्ड काय दोनों ही वहाँ पर टेलीपोर्ट होते हैं और सुप्रीम काय ने देख लिया था कि गोकू कहाँ पर गया था। माय लॉर्ड, जब गोकू गायब हुआ तो मैंने महसूस किया था कि उसकी एनर्जी अचानक से प्लेनेट से मिट चुकी थी और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर गया। पिकलो भी शॉक में डूब चुका था क्योंकि पिकलो हमेशा ये अपना मेडिटेशन करता था। इसकी वजह से उसने भी ये महसूस नहीं किया था कि गोकू गायब हो चुका है। गोहान को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो भी थक चुका था और वो नहीं जानता था कि अचानक उसके डैड कहाँ पर जा सकते हैं। बीरेज एक बार फिर से विज को बोलने को कहता है कि वो अपने टाइम पावर्स का इस्तेमाल करे क्योंकि सुप्रीम काय ने भी ये नहीं देखा था कि अचानक गोकू कहाँ पर गायब हो गया। सिर्फ उन्होंने गोकू की एब्सेंस को महसूस किया था और पिकलो ने भी नहीं। हाँ, विज अपनी पावर्स की मदद से देख सकता है कि गोकू अचानक कहाँ से गायब हो गया। उसके पास टाइम पावर्स मौजूद हैं। गोहान भी विज को ये करने के लिए कहता है और विज आगे बढ़ता है और वो उन सभी की बात मानता है। वेजिटा इस पे बोलता है, ये नहीं हो सकता। काकारोट अकेले कहीं पे नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि ज़रूर काकारोट किसी जगह पे गया होगा जहाँ पर वो ट्रेनिंग करना चाहता होगा। अगले पल विश अपनी टाइम पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो देखता है उस टाइम में जब गोकू गायब हुआ था और वो बताता है कि गोकू यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इस यूनिवर्स में नहीं है। गोकू यूनिवर्स 11 के एंजल के साथ गया था। वो उसकी सिस्टर मार्केटा के साथ यूनिवर्स 11 में जा चुका था। ये सुनने के बाद लॉर्ड बीरस काफ़ी गुस्से में आते हैं क्योंकि उन्होंने गोकू को मना किया था कि वो उनकी मर्जी के बिना किसी भी यूनिवर्स में नहीं जा सकता। लेकिन अचानक लॉर्ड बीरस के होश उड़ने वाले थे। जो बात विज बताता है वो सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि विज अपने स्टाफ की मदद से गोकू की करंट लोकेशन के बारे में पता करता है और उसे ये मालूम होता है कि गोकू ने लॉर्ड चांपर को खत्म कर दिया है और साथ में लॉर्ड बेलमोंट को भी। जैसे ही वो ये बात सबको बताता है किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था और ना ही लॉर्ड बीरस को। माय लॉर्ड, गोकू बदल चुका है। अचानक उसके पास ऐसी ताकत आ चुकी है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर गोकू इस तरह एक राक्षस कैसे बन सकता है? आपको भी देखना होगा, गोकू की एनर्जी बदल चुकी है। ये बात सुनते ही वेजिटा भी विज के पास आता है और वो विज के स्टाफ में देखता है और वो समझ जाता है कि गोकू अब पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसे ही लॉर्ड बीरस देखते हैं और वो कहते हैं, ये गोकू नहीं हो सकता। गोकू कभी भी इस तरह किसी को नहीं फिनिश करता, ये नामुमकिन है। गोकू ऐसा कैसे बन सकता है? तभी ये बात सुनने के बाद और देखने के बाद वेजिटा हैरान था। वेजिटा को यकीन भी नहीं हो रहा था कि गोकू इस तरह बदल सकता है। ये काकारोट नहीं हो सकता। काकारोट बिल्कुल एक ईविल बीइंग बन चुका है। उसकी एनर्जी, ये तो बिल्कुल एक ईविल एनर्जी के जैसी है। पिकलो और गोहान भी देखने के बाद हैरान थे कि गोकू इस तरह कैसे बदल सकता है और वो भी इतने कम समय में। तभी सुप्रीम काय आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, देखो, गोकू अपनी पास की मदद से पोर्टल्स भी ओपन कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? गोकू तो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है। वेजिटा अगले पल को सोच में डूब जाता है। तभी वीज भी सोच में डूब जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वीज बताता है कि शायद बाकी गॉड्स ने गोकू को मारने के लिए एक ट्रैप बिछाया था, लेकिन गोकू नहीं मरा। उल्टा गोकू की बॉडी के अंदर बदलाव आ चुके हैं। इस वक्त जो एनर्जी गोकू के पास है वो बिल्कुल ईवल एनर्जी की जैसी है और गोकू एक ईवल बीइंग बन चुका है। शायद उन्होंने गोकू को रोकने के लिए किसी डेडली टाइम चेंबर में डाला था, लेकिन गोकू एक सेन है और सेन की बॉडी में वो ईवल एनर्जी अपने आप को पूरी तरह इवॉल्व कर चुकी हैं। अब गोकू को रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बीरस डर के मारे कांपने लगते हैं क्योंकि एक तरफ गोकू उनके लिए खतरा बन चुका था, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड जेनो भी उसके लिए खतरा बन सकते थे। लेकिन वेजिटा मुस्कुराता है और वो कहता है, हमें काकारोट को रोकना होगा। तभी विज भी डरते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसने एंजल वाइडोज और एंजल मार्केटा को खत्म कर दिया है।
अगर वो उन एंजल्स को मिटा सकता है तो मैं भी उनके सामने कुछ नहीं हूँ। इवन मेरे पिता भी कुछ नहीं कर सकते। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। गोकू जो करेगा उसे कोई भी रोक नहीं सकता। गोकू ने ये फैसला किया है कि वो डिस्ट्रॉयर्स और गॉड्स को खत्म करने वाला है। शायद वो हर एक गॉड और डिस्ट्रक्शन को खत्म करना चाहता है। वेजिटा चिल्लाता है और वो बोलता है, अगर ऐसा है तो हमें गोकू को रोकना होगा जल्द से जल्द। पिक्लो भी डर के मारे कांपने लगता है। ये हम कैसे करेंगे? गोकू डिस्ट्रॉयर को मार रहा है तो क्या हम उसका सामना कर सकते हैं? विस भी काफी डर चुका था और वो बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद हम गोकू को पहले जैसे कर सकते हैं या नहीं भी, कुछ भी हो सकता है। तभी वेजिटा भी आगे बढ़ता है और वो बोलता है, सबसे पहले हमें गोकू को शांत करना होगा, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हम गोकू को नॉर्मल कैसे करेंगे। तभी पिक्लो आगे बढ़ता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही लड़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमने गोकू को नहीं रोका तो वो सारे डिस्ट्रॉयर्स को मार देगा और हो सकता है कि उसकी इस नादानी की वजह से पूरा कॉस्मोस खत्म हो जाए। एंड वेजिटा गोकू का रूप देखने के बाद काफ़ी गुस्से में आ चुका था। लेकिन वहीं ज़ेनो पैलेस के ऊपर ग्रैंड प्रिंस फाइनली ये समझ चुके थे आखिर क्यों वो गोकू की एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि यूनिवर्स के गॉड्स मर रहे हैं। गॉड ऑफ जक्सन लॉर्ड बेलमोंड और लॉर्ड जैम्पा मिट चुके हैं। ज़ेनो ने भी ये देख लिया था और जैसे ही वो देखते हैं वो डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि कोई पहली बार आया था जिसने कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मिटा दिया था। ग्रैंड प्रिंस भी काफ़ी डर चुके थे और वो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो वही एनर्जी है जिसे हम इविल टाइम चैम्बर में डालते हैं ताकि हम उस इविल टाइम चैम्बर में उस एनर्जी को मिटा पाएँ। लेकिन इन गॉड्स ने गोकू को मारने के लिए उसे ही वहीं पर डाल दिया। अब वो एनर्जी वापस आ चुकी है। ये बात जानने के बाद ग्रैंड ज़ेनो काफ़ी नाराज़ थे और वो डर भी रहे थे क्योंकि इविल गोकू बहुत जल्द उनके सामने आने वाला था। तभी ग्रैंड प्रिंस आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, अगर वो इविल गोकू यहाँ पर आता है तो मैं खुद उसका सामना करूँगा। मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये गलती उन डिस्ट्रॉयर्स की है तो मुझे लगता है कि हमें ही इस गलती को सही करना होगा। बहुत जल्द मैं बाकी बचे डिस्ट्रॉयर्स को वहाँ पर भेज दूंगा ताकि वो उस गोकू का सामना करें और उसे कमज़ोर करें। लेकिन तभी ज़ेनो भी डरते हुए आगे बढ़ते हैं, ये कैसे होगा? अगर गोकू ने 2 डिस्ट्रॉयर्स को मिटा दिया है तो वो बाकी डिस्ट्रॉयर्स को भी खत्म कर देगा। इससे तो हम सभी डिस्ट्रॉयर्स को खो देंगे और वो बहुत जल्द ज़ेनो पैलेस भी आ जाएगा। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही उसे रोकना होगा। ग्रैंड प्रिंस बड़ी गौर से ग्रैंड ज़ेनो की ये बात सुनते हैं और वो समझ जाते हैं कि डिस्ट्रॉयर्स चाहे कुछ भी कर ले वो अब इविल गोकू को रोक नहीं पाएंगे। वहीं ग्रैंड ज़ेनो ने ऑर्डर दे दिया था कि वो जल्द से जल्द गोकू को मिटा दे और ये बहुत अच्छी बात थी। ग्रैंड प्रिंस गोकू से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन वहीं ग्रैंड ज़ेनो को वो बातें याद आ रही थी जब वो पहली बार गोकू से मिले थे। बट अब वो इस दोस्ती को ख़त्म कर चुके थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म करने की सज़ा अब गोकू को ज़रूर मिलेगी और वो इविल गोकू को हमेशा हमेशा के लिए इस यूनिवर्स से रेज करेंगे। और वहीं ग्रैंड प्रिंस गोकू से लड़ने के लिए खुद को ट्रेन कर रहे थे और खुद की पावर्स को जुटा रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और में दिखाया जाता है हमारा इविल गोकू कहीं और नहीं बल्कि यूनिवर्स 4 में टेलीपोर्ट हो चुका था। उसने एक बार फिर से उन पोर्टल्स का इस्तेमाल किया था और वो कहीं और नहीं बल्कि यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फिटिला के सामने खड़ा था, जिसने कि गोकू को फिनिश करने का पूरा षड्यंत्र रचा था। अब गोकू उस गॉड के सामने खड़ा था और लगातार उसे घूर रहा था। लेकिन लॉर्ड फिटिला पहले से जानता था कि गोकू अभी भी जिंदा है और वो डिस्ट्रॉयर चैम्पा और डिस्ट्रॉयर बेलमोंड को पहले से ही फिनिश कर चुका है। इसकी वजह से वो भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर आया था। मैं जानता था कि तुम आसानी से नहीं मरोगे। शायद मैंने गलती कर दी, तुम्हें उस टाइम चेम्बर में मुझे नहीं डालना चाहिए था। आज मेरी वजह से ही तुम इतने शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हें मेरा सामना नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये ताकत सिर्फ मेरी वजह से मिली है गोकू। मेरी बात को समझो और यहाँ से वापस चले जाओ। तुम्हारे असली दुश्मन ग्रैंड ज़ेनो और ग्रैंड प्रिंस हैं। जाओ और उनका सामना करो। लॉर्ड फिटिला का ये भद्दा चेहरा देखने के बाद गोकू को एक बार फिर से उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और गोकू लगातार उनको गुस्से से घूर रहा था। फिटिला समझ चुका था कि गोकू यहाँ पर किसी मकसद की वजह से आया है और वो भी अब लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर चुका था। तो लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। मैं वापस तुम्हें हकाई करूँगा ताकि जो काम हम अधूरा छोड़ चुके हैं हम उसे पूरा करें। इविल गोकू भी मुस्कुराता है और वो भी बोलता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें मुझे उस टाइम चेम्बर में नहीं छोड़ना चाहिए था। अब वो सारी इविल ताकतें, वो सभी इविल एनर्जी जो हर एक बीइंग की है, वो यही चाहती हैं कि तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स का विनाश हो जाए, क्योंकि तुमने अनगिनत लोगों को ख़त्म किया है और उनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है। आज तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम्हारे उन गॉड्स को भी, ग्रैंड ज़ेनो और ग्रैंड प्रिंस, उनको भी मैं मिटाने वाला हूँ।
बहुत जल्द इस कॉस्मोस को मैं हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करूंगा। फिर कोई भी कभी भी किसी को फिनिश नहीं करेगा। ये कहते ही इविल गोकू एक बहुत बड़ी एनर्जी को सीधा है लॉर्ड क्विटिला के ऊपर लॉन्च करता है। इस एनर्जी की वजह से हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन लॉर्ड क्विटिला खुद को किसी तरह से बचा लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी शातिर थे और वो गोकू का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। मैं बाकी डिस्ट्रॉयर्स की तरह मरने वाला नहीं हूँ। वो कमज़ोर थे और काफ़ी बुद्धू थे, लेकिन मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने ये भी सोचा था कि अगर तुम इस तरह से बचते हो तो मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँगा। ये देखते हुए इविल गोकू मुस्कुराता है। अब इस फाइट में उसे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि पहली बार उसे एक ऐसा ओपोनेंट मिला था जो कि दिमाग से काफ़ी शातिर है, लेकिन वो पावर के मामले में काफ़ी पीछे था। लॉर्ड क्विटिला इविल गोकू के सामने कुछ भी नहीं था। इविल गोकू चाहता तो अपनी उंगली से ही उसे हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर सकता था, लेकिन गोकू ऐसा नहीं करता। उल्टा वो क्विटिला के मज़े लेना चाहता था। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्विटिला वापस उठते हैं और वो बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रेस करूँगा। तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, यहाँ से वापस तुम जिंदा बाहर नहीं निकलोगे गोकू। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें यूनिवर्स 4 में आना ही नहीं चाहिए था। तभी हमें दिखाया जाता है क्विटिला अपने मल्टीपल क्लोन्स की मदद से लगातार गोकू के ऊपर अपने हमले करता है, लेकिन गोकू के ऊपर इन सभी अटैक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। गोकू की बॉडी से निकल रही एनर्जी ही इन अटैक्स को डॉज कर रही थी। अब क्विटिला काफ़ी परेशान हो चुका था क्योंकि इस फाइट के दौरान वो अभी तक इविल गोकू के ऊपर कोई भी हमला नहीं कर पाया था। गोकू बड़े गुस्से के साथ और अपनी हल्की सी स्माइल के साथ आगे बढ़ता है। इविल गोकू अब फैसला कर चुका था कि वो इस डिस्ट्रॉयर को भी रेस करेगा और वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। तुम काफ़ी तेज़ हो और काफ़ी अच्छे हो, लेकिन उतने ही बद थे। तुम्हारा ये चेहरा काफ़ी बदसूरत है। अब मैं तुम्हें इरेज करने वाला हूँ क्विटिला। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ आगे देखते हैं, तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड पीस सीधा ही अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट होते हैं क्योंकि वो गोकू को रोकना चाहते थे और वो सीधा ही लॉर्ड वीरस और विज के सामने पहुंच चुके थे। ग्रैंड पीस काफ़ी नाराज़ थे और वो लॉर्ड वीरस को चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से गोकू अब एक इवल सेन बन चुका है। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो गोकू के पास ये ताकत कभी भी नहीं आती। अब उनकी वजह से एक कॉस्मोस के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है और तुम्हें ही इसे रोकना होगा। ग्रैंड पीस लॉर्ड वीरस को ये भी बताता है कि उन्हें उसके साथ चलना होगा क्योंकि वो सभी डिस्ट्रॉयर्स को गोकू का सामना करने के लिए वहाँ पर भेज रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, तुम्हें और सभी डिस्ट्रॉयर्स को मिलकर गोकू का सामना करना होगा। तुम्हें अपनी हकाई एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर सभी डिस्ट्रॉयर्स एक साथ होकर अपनी हकाई एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वो गोकू को मार पाएंगे। लेकिन जैसे ही गोकू को रेज करने के बाद जी फोर्टिस सुनते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उल्टा ही ग्रैंड पीस का सामना करने के लिए तैयार हो चुके थे। पिक्लो आगे बढ़ता है और वो कहता है, हमें गोकू को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। हम गोकू को वापस पहले जैसे कर सकते हैं। दोनों सुप्रीम गाइस भी यही बोलते हैं, ये नहीं हो सकता। गोकू ने हमेशा ही पूरी यूनिवर्स की भलाई की है, हम उसे इस तरह मार नहीं सकते। अगर आप चाहे तो हम गोकू को पहले जैसा कर सकते हैं। आपके पास ज़रूर कोई रास्ता होगा, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। वेजिटा आगे बढ़ता है लेकिन वो इस बात का समर्थन नहीं करता। तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने देखा है कैकारोट ने 2 डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म कर दिया, वो पूरे कॉस्मोस को भी मिटा सकता है। विज भी वेजिटा की इस बात का समर्थन करता है और वो कहता है, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, हमें यही करना होगा। और लॉर्ड वीरस भी अभी डिसाइड कर चुके थे कि फाइनली वो इस गोकू नाम के सरदर्द को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। वहीं ग्रैंड पीस जी फाइटर्स का सामना करने के लिए भी तैयार हो चुके थे और वो बोलते हैं, तुम जानते हो तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता और ना ही मुझे हरा सकता है, तो अच्छा यही होगा तुम सब मेरी बात मानो और अपने साथी गोकू को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो गोकू इस पूरे कॉस्मोस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ग्रैंड पीस की बात सुनने के बाद भी जी फाइटर्स मान नहीं रहे थे कि उन्हें गोकू को इरेज कर देना चाहिए। उन्हें अभी भी लग रहा था कि ये गोकू को पहले जैसा कर सकते हैं, बट ये अब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था। ये देखते हुए ग्रैंड पीस काफ़ी गुस्से में आ चुका था। तो ठीक है, अगर तुमको ऐसा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन वीस और लॉर्ड वीरस मेरे साथ चलेंगे, चलो। और अगले पल में दिखाया जाता है ग्रैंड पीस ने बाकी बचे डिस्ट्रॉयर्स को इकट्ठा कर लिया था और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ड्रा कोई भी बात नहीं छुपाता और वो आगे बढ़ता है। ग्रैंड पीस ने ऑर्डर दिया था, जो भी डिस्ट्रॉयर्स गोकू को मिटाना चाहता था वो मेरे सामने आ जाए। लॉर्ड सिड्रा आगे बढ़ते हैं और वो सब बात बता देते हैं कि कैसे उन्होंने प्लान बनाया था कि वो गोकू को उस इविल टाइम चेंबर में डालेंगे। ये बात सुनने के बाद वीरस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है, माय लॉर्ड,
सबसे पहले आपको इस सिड्रा को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही गोकू एक ईवल सेन बना है। लेकिन ग्रैंड पेज उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुनते और वो बोलते हैं मैं एक काम करूँगा, लेकिन सबसे पहले हमें उस गोकू को रोकना चाहिए। मैं मानता हूँ तुमसे गलती हो चुकी है, लेकिन तुम सभी बचे हुए डिस्ट्रॉयर्स को मौका दिया जाता है कि तुम अपनी गलती को सुधार दो, क्योंकि अगर हमने उस ईवल गोकू को नहीं रोका तो वो इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देगा। वो अब और भी शक्तिशाली होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईवल गोकू को पूरे कॉस्मोस में कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम सभी को ये करना होगा। अगले पल में दिखाया जाता है बचे हुए डिस्ट्रॉयर्स भी काफ़ी डर चुके थे। हालांकि लॉर्ड चैंपा और लॉर्ड बेलमोंट वहाँ पर मौजूद नहीं थे, बट बाकी डिस्ट्रॉयर्स भी कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने गोकू की असली ताकत को देख लिया था कि गोकू क्या कर सकता है। बट उन्हें लड़ना था ताकि वो इस गोकू नाम की मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए रोक पाए। ग्रैंड प्रिंस उन्हें फाइनल ऑर्डर देते हैं कि सभी डिस्ट्रॉयर्स को एक साथ होकर अपने फाइनल अटैक यानी हकाई अटैक का इस्तेमाल करना होगा उस ईवल गोकू के ऊपर। सिर्फ यही एक रास्ता है उस गोकू को इरेज करने का, इसके अलावा हम गोकू को किसी भी तरह से रोक नहीं सकते। और तभी सीन चेंज होता है और हमें यूनिवर्स 4 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ईवल गोकू अभी भी लॉर्ड क्विटेला को खत्म नहीं कर पाया था। लॉर्ड क्विटेला सच में काफी शातिर थे, क्योंकि अभी तक वो ईवल गोकू के सामने टिक पाए थे, या मैं कहूँ चालाकी से अपनी जान बचा पाए थे। लेकिन अब लॉर्ड क्विटेला काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और उनकी ताकत भी काफ़ी कम हो चुकी थी। अब एक हमला ही उन्हें हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर सकता था। लेकिन अचानक ही उन्हें एक एनर्जी महसूस होती है और वो समझ चुके थे कि बाकी डिस्ट्रॉयर्स उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ चुके हैं। वहीं ईवल गोकू भी उसे मिटाने के लिए उसके ऊपर एक बार फिर से अपने इरेजिंग अटैक्स करता है, लेकिन वो एनर्जी अटैक्स वेस्ट जाते हैं क्योंकि लॉर्ड क्विटेला वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। अगले पल में दिखाया जाता है लॉर्ड क्विटेला अपने साथियों के साथ खड़े थे। बाकी बचे हुए डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे और अब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरेस का हुक्म मान रहे थे। बीरेस उन्हें लीड कर रहा था। बाकी डिस्ट्रॉयर्स एक कतार में खड़े थे और उनके सामने खड़ा था ईवल गोकू। लॉर्ड बीरेस आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं रुक जाओ गोकू, माना कि तुम काफ़ी शक्तिशाली हो चुके हो, लेकिन तुम्हें इस एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये एनर्जी तुम पर हावी हो जाएगी, तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। बाकी डिस्ट्रॉयर्स को देखने के बाद लॉर्ड क्विटेला का हौसला भी अब काफ़ी आगे बढ़ चुका था। लेकिन सभी डिस्ट्रॉयर्स को एक जगह पे देखने के बाद उल्टा गोकू काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि उसे अब अपनी मेहनत कम करनी पड़ी थी, क्योंकि वो एक साथ ही इन डिस्ट्रॉयर्स का विनाश कर सकता था। ईवल गोकू हंसता है और वो कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम सभी एक साथ मेरे सामने आ चुके हो। मुझे लगता है कि ये काम उसका ही है, उस ग्रैंड प्रिंस का, क्योंकि वो मुझे रोकना चाहता है, बट तुम में से कोई भी अब मेरा सामना नहीं कर सकता। बीरेस आगे बढ़ता है और वो कहता है ऐसा मत करो गोकू, अगर तुमने हमारा सामना किया तो तुम मर ही जाओगी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो, मेरी बात मानो और शांत हो जाओ। तुम इस एनर्जी के ऊपर अपना कंट्रोल वापस पा सकते हो, तुमने पहले भी कई बार किया है और अब भी तुम कर सकते हो। लेकिन ईवल गोकू उनकी कोई भी बात नहीं सुनता, वो आगे बढ़ता है। डिस्ट्रॉयर्स भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो भी फाइटिंग स्टांस में आते हैं। सभी डिस्ट्रॉयर्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपने हाथों में अपने हकाई एनर्जी अटैक को बनाते हैं ताकि वो ईवल गोकू को इरेज कर पाएं। हमारी बात मान लो सेन, अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इरेज जाओगे और हम ऐसा करना नहीं चाहते, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन ईवल गोकू लगातार आगे बढ़ रहा था और अपने बैडेस्ट कदमों के साथ वो इन डिस्ट्रॉयर्स के सामने जाकर खड़ा हो चुका था। डिस्ट्रॉयर्स नहीं रुकते, वो अपने हकाई एनर्जी अटैक का इस्तेमाल सीधा ही ईवल गोकू के ऊपर कर देते हैं। लेकिन वो ईवल एनर्जी से बने हुए एनर्जीज गोकू तक पहुंच ही नहीं पाते। गोकू अपनी आइज़ की मदद से ही उस एनर्जी को नेगलेक्ट कर देता है और ईवल गोकू को कुछ भी नहीं होता। वो हकाई एनर्जी अटैक इतना भी पावरफुल नहीं था कि गोकू को इरेज कर पाए। गोकू अभी भी उनके सामने जैसा का तैसा खड़ा था। ईवल गोकू आगे बढ़ता है और वो डिस्ट्रॉयर्स के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था। सभी डिस्ट्रॉयर्स फनी सी गोकू का ये अवतार देखने के बाद अब काफ़ी डर चुके थे और वो फाइनली हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए तैयार हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि डिस्ट्रॉयर्स भी फैसला कर लेते हैं कि वो अब गोकू का सामना करेंगे और वो आगे बढ़ते हैं। ईवल गोकू भी आगे बढ़ता है और वो भी अपने पावरफुल पंचेस उनके ऊपर करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर हमारा ईवल गोकू किसी भी डिस्ट्रॉयर को नहीं बख्शता। ईवल गोकू यहाँ तक कि लॉर्ड बीरेस के ऊपर भी अपनी पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ही पलों में हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा प्लेनेट एक्सप्लोड हो जाता है। ये फाइट का लेवल काफ़ी बड़ा था और इस फाइट में अब सभी डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी पीछे हो चुके थे। ईवल गोकू सभी डिस्ट्रॉयर्स को बहुत बुरी तरीके से बचा रहा था।
इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि इस फाइट की वजह से आसपास के प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे। डिस्ट्रॉयर्स अपनी ही एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो इविल गोकू के सामने कुछ नहीं थे। गोकू मानो उन्हें अपनी उंगलियों पे नचा रहा हो। इविल गोकू ने कुछ ही समय में सभी डिस्ट्रॉयर्स को कमज़ोर कर दिया था और उनकी पावर्स को छीन लिया था। गोकू अब बिल्कुल बिंदास आगे बढ़ रहा था और उसे रोकने वाला इस पूरी एग्जिस्टेंस में अब कोई भी मौजूद नहीं था। गोकू चिल्लाता है और वो बोलता है, उस ग्रैंड पीस ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने तुम्हें भेजा। तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। तुम हमेशा ही मासूम लोगों को इरेज करते हो, उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हो। लेकिन आज मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा। आज मैं तुम्हें ही उस तरीके से इरेज करने वाला हूँ। अगले ही पल में दिखाया जाता है इविल गोकू अपनी इरेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी एनर्जी इतनी खतरनाक थी, जो भी गॉड उसकी एनर्जी के कांटेक्ट में आता है वो खुद ब खुद इरेज हो रहा था। आज से पहले इन डिस्ट्रॉयर्स ने अपना ये विनाश पहले कभी भी नहीं देखा था। डिस्ट्रॉयर लेकर भी हैरान था। गोकू की ये ताकत हद से ज़्यादा थी और उसका सामना कॉस्मोस भी कोई भी नहीं कर सकता था। बहुत कम समय में लीकर ये समझ जाता है। गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो डिस्ट्रॉयर लीकर को भी हमेशा के लिए इस पूरी एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। गोकू मुस्कुराता है और वो बोलता है, ये तुम सब का अंत है डिस्ट्रॉयर्स। तुमने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सकता। मैं हर एक को हरा सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है डिस्ट्रॉयर्स अब हमेशा के लिए इरेज हो रहे थे। सारे डिस्ट्रॉयर हार गए थे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, गोकू ने सभी डिस्ट्रॉयर्स को हरा दिया। लिटरली उसने सभी 12 यूनिवर्स के नए और पुराने डिस्ट्रॉयर्स को हरा दिया है। लेकिन लॉर्ड बीरेस अभी भी बच चुके हैं, क्योंकि लॉर्ड बीरेस वापस यूनिवर्स 7 में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। बट अब गोकू सीधा जाएगा जेनो पैलेस पे, क्योंकि उसे ग्रैंड जेनो और ग्रैंड पीस को भी रेज करना है। तो देखिए गोकू ये कैसे करता है। लेकिन लॉर्ड बीरेस पहले से प्लान कर आए थे, इसी वजह से वो काफ़ी चालाक थे। मरने से 1 सेकंड पहले ही वो खुद को टेलीपोर्ट कर लेते हैं और वापस अपने यूनिवर्स 7 में पहुंच जाते हैं। जैसे लॉर्ड बीरेस यूनिवर्स 7 में पहुंचते हैं, वो काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने फाइनली गोकू की असली ताकत को महसूस कर लिया था और उन्होंने ये भी बता दिया था कि गोकू अब सीधा ही जेनो पैलेस में जाने वाला है, ताकि वो ग्रैंड पीस और ग्रैंड जेनो को हमेशा के लिए इरेज कर पाए। ये देखते हुए तभी सीन चेंज होता है। हमें जेनो पैलेस पे दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड पीस काफ़ी चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कैसे गोकू ने अकेले ही बड़ी आसानी से यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर्स को इरेज कर दिया था। और इविल गोकू का ये पावर देखने के बाद ग्रैंड पीस समझ चुके थे कि अब उन्हें ही कोशिश करनी होगी। अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो गोकू और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। जेनो आगे बढ़ते हैं और वो भी जानते थे कि उनका अगला टारगेट सिर्फ गोकू होने वाला है। इसी वजह से गोकू सीधा ही जेनो पैलेस पे आएगा। ग्रैंड पीस, अगर तुम्हें लगता है कि गोकू ने डिस्ट्रॉयर्स को हरा दिया है तो वो बहुत जल्द हमारे पास आएगा। तुम्हें कुछ करना होगा। मैं अपनी रेस पावर्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं गोकू को रेस कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। ग्रैंड पीस भी काफ़ी घबरा चुके थे, क्योंकि ये टाइम काफ़ी बुरा था। गोकू की ताकत किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि वो डिस्ट्रॉयर्स को हरा दे, और वो भी एक नहीं बल्कि 12। तभी ग्रैंड पीस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो देखते हैं कि अब गोकू कहाँ जाने वाला है, और वो कंफर्म करते हैं कि गोकू अब सीधा ही जेनो पैलेस पे आने वाला है। जैसे ही ग्रैंड जेनो सुनते हैं, वो काफ़ी उदास होते हैं और काफ़ी शौक होते हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त कोई भी प्लान नहीं था। लेकिन ग्रैंड पीस आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए। अगर गोकू यहाँ पर आता भी है तो सबसे पहले मैं उनका सामना करूँगा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो आपको भी कोशिश करनी होगी। हम दोनों ही हैं जो अब गोकू को रोक सकते हैं, वरना इस पूरी एग्जिस्टेंस में अब कोई भी गोकू को रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही लॉर्ड बीरेस अर्थ के ऊपर पहुंचते हैं, खुद को वो पहले हील करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि गोकू अब काफ़ी शक्तिशाली हो चुका है। इसके लिए अगर हम गोकू को रोकना चाहते हैं तो हमें हमेशा के लिए गोकू को रेज करना होगा। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन अगर हमने सामने से गोकू का सामना करने की कोशिश की तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अब बहुत ताकतवर बन चुका है। लेकिन जैसे ही बाकी लोग ये बात सुनते हैं कि गोकू का अब कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा और उसे खत्म करना होगा, ही जानने के बाद गोकू के सभी साथी काफ़ी उदास होते हैं। क्रिलन काफ़ी उदास था और वो बोलता है, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। बुल्मा भी आगे बढ़ती है और वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें गोकू को रेस करना चाहिए, और भी कोई रास्ता हो सकता है, हमें कुछ ट्राई करना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर अब क्रिलन भी ये जान चुका था गोकू एक मॉन्स्टर बन चुका है, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। जैसी ये बात गोटेन और चीची सुनते हैं, वो भी काफ़ी उदास होते हैं, क्योंकि गोकू बिना बताए उन्हें वहाँ से चला गया था। अब गोकू की हालत काफ़ी ख़राब थी और उसे इस पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद करने से रोकने के लिए अब गोकू को इरेज करना था। ये जाने के बाद गोहान भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। तभी लॉर्ड बीरेस आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, आपको भी मेरा साथ देना होगा।
वेजिटा, गोहान और पिक्लो, तुम भी मेरे साथ चलोगे। वेजिटा भी इस बात के लिए मान जाता है और वो कहता है कि हमें ये करना ही होगा। हालांकि पिक्लो भी मान जाता है, बट अभी भी उसके मन में एक सवाल चल रहा था, क्या हम कुछ और नहीं कर सकते। गोहान भी आगे बढ़ता है और वो कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। भले ये मेरे डैड हैं, लेकिन डैड इस वक्त पूरे कॉस्मोस को रेज कर सकते हैं और हमें उन्हें रोकना ही होगा। लेकिन तभी हमें विस को दिखाया जाता है। विस उन सबको रोकता है और वो कहता है ऐसा नहीं है, हम गोकू को रेज नहीं कर सकते। गोकू के पास इस वक्त ईवल ऊर्जा मौजूद है और अगर हमने कोई भी कोशिश की तो शायद गोकू ही सबसे पहले हमें रेज कर दे। गोकू ने अभी अभी सारे डिस्ट्रॉयर्स को रेज किया है, तो ये तो तय है, हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे कभी भी गोकू को हरा नहीं पाएंगे। हमें कुछ और ट्राई करना होगा। गोहान काफ़ी इमोशनल हो चुका था। वहीं पिक्लो आगे बढ़ता है और वो चिल्लाता है आखिर हम अब ऐसा क्या कर सकते हैं। तुम जानते हो गोकू के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, हमें सिर्फ लड़ना ही होगा। सुप्रीम काय भी आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं देखो हमारे पास एक और रास्ता हो सकता है। जैसा कि हमने देखा अभी अभी गोकू को कुछ भी याद नहीं। अगर किसी तरीके से गोकू को उसकी मेमोरीज वापस आ जाएं तो शायद ये हो सकता है कि गोकू बदल जाए और वो उस एनर्जी के ऊपर अपना कंट्रोल पा सकता है। गोकू ने पहले भी बहुत बार ऐसा किया है। सुप्रीम काय की ये बात सुनने के बाद लॉर्ड बीरेस और गोहान सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि इस बात में काफ़ी सच्चाई थी। विस भी काफ़ी हैरान था और वो बोलता है फिलहाल मैं भी यही सोच रहा था, अगर गोकू किसी तरह से अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है तो हो सकता है कि वो इस एनर्जी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर ले और वो अपनों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इसके लिए हम सभी को गोकू के सामने जाना होगा। और तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है गोकू ने अभी अभी बाकी डिस्ट्रॉयर्स को भी रेज कर दिया था, लेकिन बीरेस वहां से बच चुका था। बट गोकू जानता था अब उसे कहां पर जाना है। ईविल गोकू रेज करता है और वो बोलता है अब बस बहुत हुआ, मैं पूरे कॉस्मोस को रेज करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ज़ेनो और उस ग्रैंड पीस को रेज करना होगा, क्योंकि वही हैं इस कॉस्मोस के सबसे बड़े दुश्मन। अगले पल सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गोकू एक बार फिर से पोर्टल को ओपन करता है और वो सीधा ही ज़ेनो पैलेस के ऊपर पहुंच जाता है, सीधा सामने ग्रैंड पीस के। जैसे ही ग्रैंड पीस ईविल गोकू को देखते हैं वो काफ़ी गुस्से में आते हैं और चिल्लाते हुए ही ईविल गोकू को बोलते हैं देखो मैं जानता हूँ अभी अभी तुमने डिस्ट्रॉयर्स को रेज किया है, तुम ये मत सोच लेने का तुम मुझे रेज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम मेरे रहते हुए ज़ेनो को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ये बात सुनते हुए ईविल गोकू इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो आगे बढ़ता है और बोलता है मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया, बल्कि मैं तो इस पूरे कॉस्मोस को रेज करने आया हूँ, ताकि आगे आने वाले समय में तुम किसी भी प्लेनेट को रेज ना कर पाओ, किसी भी लिविंग थिंग को तुम डिस्ट्रॉय ना कर पाओ, जिसकी वजह से ये ईविल एनर्जी क्रिएट हो। तभी ग्रैंड पीस गोकू को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईविल गोकू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुम इस कॉस्मोस के अगले ओमनी किंग बनना चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें अगला ओमनी किंग बना सकता हूँ। इवन मैं तुम्हारा अटेंडेंट भी बन सकता हूँ, लेकिन जो काम तुम करने वाले हो उससे पूरा कॉस्मोस डिस्ट्रॉय हो सकता है। हमारा काम सिर्फ इसे बैलेंस करना है, ना कि इसे पूरा डिस्ट्रॉय करना। ईविल गोकू ये बात सुनते ही काफ़ी गुस्से में आता है और वो कहता है तुम ये काम गलत करते हो, क्योंकि कॉस्मोस में संतुलन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी जीव पैदा हुआ है वो अपने निर्धारित समय पे मर जाएगा, लेकिन तुम लोग सबसे पहले उन्हें ख़त्म करते हो ताकि तुम इस यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखो। ये काफ़ी गलत है। इससे न जाने तुमने कितने लाखों मासूम लोगों की जानें ली हैं। आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी ग्रैंड पीस, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो ईविल ऊर्जा मौजूद है ये उनकी है जिन्हें कभी तुमने डिस्ट्रॉय किया था, अब वो तुमसे बदला लेगी। ग्रैंड पीस आगे बढ़ता है और वो बोलता है ऐसा मत करो, हमें लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तुम जानते हो अगर हम दोनों ने फाइट शुरू की तो हमारी लड़ाई से ही ये कॉस्मोस बर्बाद हो सकता है, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तुम पहले ही डिस्ट्रॉयर्स को मार चुके हो, ये बहुत है, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन ईविल गोकू ग्रैंड पीस की कोई भी बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ता है। अब वो लड़ाई करने का फैसला कर चुका था। ग्रैंड पीस भी समझ चुके थे कि गोकू को बातों से रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम कभी भी इस ज़ेनो पैलेस को रूल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम दोनों को इरेज करने वाला हूँ। और ये कहते ही अगले ही पल ईविल गोकू रेज करता है और वो अपनी ताकत को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा लेता है। ये देखने के बाद ग्रैंड पीस ईविल गोकू को रोकने के लिए उसके ऊपर कूदते हैं और उसके ऊपर अपनी पावरफुल की एनर्जी से हमला करते हैं। लेकिन ये अटैक्स ईविल गोकू के पास जैसे पहुंचते हैं वो खुद ब खुद नलीफाई हो रहे थे, क्योंकि गोकू के पास बहुत बड़ी मात्रा में ईविल एनर्जी मौजूद थी। इसी वजह से ग्रैंड पीस को अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ रहा था। अगले ही क्षण में दिखाया जाता है इन दोनों के बीच में एक बहुत ही भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। ये आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी जो कि कॉस्मोस के ऊपर शुरू हो चुकी थी। इस फाइट में हमें दिखाया जा रहा था ईविल गोकू अपनी ईविल ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था
और वहीं ग्रैंड पीस एक एंजल होते हुए अपनी प्योर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस फाइट में गोकू काफ़ी आगे था। गोकू की आंखें बता रही थी कि उसके ऊपर उसका अपना कंट्रोल कुछ भी नहीं है। इस फाइट में गोकू बड़ी आसानी से ग्रैंड पीस को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। इस फाइट में अब गोकू काफ़ी आगे था। एक ईवल सीन बनने के बाद न जाने कैसे, लेकिन गोकू इतिहास के सबसे शक्तिशाली एंजल को भी चुनौती दे रहा था। ग्रैंड पीस भी अपनी पूरी पास का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर भी अभी तक ग्रैंड पीस गोकू के ऊपर अपना कोई भी पंच लैंड नहीं कर पाए थे। वहीं गोकू ने बहुत बुरी तरीके से ग्रैंड पीस को पीट दिया था। इस फाइट की वजह से पूरा कॉस्मोस हिल रहा था। इवन इस फाइट का इम्पैक्ट पूरे कॉस्मोस के हर एक यूनिवर्स में हर एक फाइटर फील कर रहा था। लड़ाई अब और भी आगे बढ़ती जा रही थी। गोकू को रोकना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। हमें दिखाया जाता है इन दोनों की फाइट की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी के एक्सप्लोजन देखने को मिल रहे थे, जो कि दर्शा रहे थे गोकू अब काफ़ी शक्तिशाली हो चुका है। और अगले पल गोकू ने बड़ी आसानी के साथ ग्रैंड पीस को हरा दिया था। उनकी सबसे शक्तिशाली ताकत के साथ ग्रैंड पीस को यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये बैटल सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो गई। ग्रैंड पीस काफ़ी जख्मी थे और वो नीचे गिरे हुए थे। उनके सामने खड़ा था ईवल गोकू। गोकू को रोकने के लिए अब कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं था। गोकू आगे बढ़ता है और वो सीधा ही जेनो के सामने जा रहा था ताकि आसानी के साथ वो जेनो को भी निपटा दे। लेकिन गोकू को यकीन नहीं था कि उसके रास्ते में और भी फाइटर्स आ जाएंगे। अगले पल सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गोकू रुक जाता है, क्योंकि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि पिक्कोलो खड़ा था। पिक्कोलो आगे बढ़ता है और वो कहता है, रुक जाओ गोकू, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उनके साथ लॉर्ड बीरस भी थे, जो कि अभी अभी खुद को हील करके वापस आए थे। रुक जाओ गोकू, तुम जेनो को नहीं मार सकते। हमें दिखाया जाता है वेस भी वहीं पे खड़ा था और वो बोलता है, गोकू तुम्हें वापस इस एनर्जी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना होगा। अगर तुमने अभी ऐसा नहीं किया तो तुम ना चाहते हुए भी इस पूरे कॉस्मोस को रेस कर दोगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम्हें ही करना होगा। हम सभी जानते हैं तुम काफ़ी अच्छे हो और साफ दिल के हो। बीरस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और वो लड़ाई के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं और वो अपनी पावर्स को एक बार फिर से जुटा लेते हैं। वो एक बार गोकू से हार चुके थे, हालांकि वो जानते थे अब दूसरी बार फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। वो इस बार भी हार जाएंगे। वेजिटा भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वेजिटा भी नहीं रुकता। गोकू को देखते ही और गोकू के सिविल रूप को देखने के बाद वेजिटा रेज करता है और वो भी अपनी पावर्स को अप करता है। क्या करो, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुके तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता। अपनी एनर्जी के ऊपर वापस अपना कंट्रोल हासिल करो। लेकिन गोकू किसी की भी बात नहीं सुनता। ये देखते हुए पिक्कोलो ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब फाइनल रास्ता सिर्फ लड़ाई का ही है, और पिक्कोलो भी अपनी ऑरेंज फॉर्म में स्विच कर चुका था, जो कि उसने अभी अभी अनलॉक की थी। वेजिटा भी कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसी वजह से उसने भी अपनी सुपर सेन 4 अल्ट्रा ईगो को अनलॉक कर लिया था। इस फॉर्म को वेजिटा ने अभी अभी पहली बार अनलॉक किया था। उसने अपनी सुपर सेन फॉर्म को काफ़ी बेहतर कर लिया था। लॉर्ड बीरस उन सबको लीड करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। चलो सभी लोग एक साथ हमला करेंगे। हम बहुत जल्द इस ईवल गोकू को रोक सकते हैं। अगर इसने जेनो को रेज किया तो हो सकता है कि पूरा कॉस्मोस भी रेज हो जाए। गोकू इन सभी की बातें सुनने के बाद फाइनली रुक जाता है और वो पीछे मुड़ता है। लेकिन गोकू इनमें से किसी को भी नहीं जानता था, क्योंकि वो अपनी याददाश्त को भूल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था। इस वक्त गोकू एक ईवल बीइंग बन चुका था। मैं तुम में से किसी को नहीं जानता, तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम सबको हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दूंगा। अपने डैड का ये रूप देखने के बाद गोहान भी फाइनली डिसाइड कर चुका था कि अगर गोकू को कोई रोक सकता है तो वो खुद गोकू है। इसी वजह से गोहान ने भी कोशिश करने के लिए एक प्रयास किया था और गोहान ने अपनी बीस्ट फॉर्म को पहली बार अनलॉक किया था अपने पिता को रोकने के लिए। हालांकि गोहान ने इस फॉर्म को काफ़ी समय पहले ही अनलॉक कर लिया था, बट आज से पहले उसने कभी भी किसी फाइट में इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। अपने बेटे की पावर देखने के बाद ईवल गोकू काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस फाइट में भी उसे काफ़ी मज़ा आएगा। हालांकि उसके पास कोई भी मेमोरी मौजूद नहीं थी जिसमें गोहान उसके साथ हो। तो ठीक है, तुम मेरा सामना करना चाहते हो, मैं तैयार हूँ। मैं तुम सभी को एक साथ हरा सकता हूँ। जेनो को इरेज करने से पहले सबसे पहले मैं तुम सबको इरेज करूँगा। अपने डैड की ये बात सुनने के बाद गोहान समझ जाता है और गोहान सभी को ऑर्डर देता है कि उन्हें अपने सबसे पावरफुल अटैक्स ईवल गोकू के ऊपर करने होंगे, ताकि हम जल्द से जल्द गोकू को कमज़ोर कर पाएँ। अगले पल गोहान भी अपने की बीम अटैक को सीधा ही गोकू की तरफ रिलीज़ करता है।
ये देखते हुए लॉर्ड बीरस भी नहीं रुकते और वो भी एक बहुत पावरफुल एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से वो गोकू की ईविल ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ही जेनो पैलेस के ऊपर एक बार फिर से हमें एक बहुत बड़ी बैटल देखने को मिलती है। ये बैटल अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, बट सभी ने अपनी पूरी कोशिश की थी। ईविल गोकू किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा था। गोकू अपनी ईविल शक्तियों के साथ सबको हरा रहा था। ये बैटल अब बहुत बड़ा रूप ले चुका था। वेजिटा भी परेशान था, क्योंकि वेजिटा आज तक की अपनी सबसे शक्तिशाली फॉर्म में था, लेकिन इस फॉर्म का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अभी तक गोकू को एक भी पंच नहीं कर पाया था। इसकी वजह से वेजिटा काफ़ी परेशान था। हमें कुछ करना होगा। अगर हमने अभी नहीं रोका गोकू को, तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। ये सुनते ही गोहान और पिक्लो अपनी पावर्स को अप करते हैं और अपने हमलों की स्पीड को भी काफ़ी बढ़ा देते हैं, लेकिन दोनों ही समझ चुके थे गोकू के ऊपर उनका कोई भी अटैक काम नहीं करेगा। इसी वजह से गोहान रुकता है। तभी पिक्लो सबको बताता है, हम गोकू को हरा नहीं सकते, वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। मानो इस कॉस्मोस में अब उसे कोई भी हरा नहीं सकता। उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। हमारा कोई भी हमला उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत मुश्किल है। हम किसी भी तरीके से ईविल गोकू को रोक नहीं सकते। अगले ही पल बिंदास ईविल गोकू आगे बढ़ता है और उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। गोकू चिल्लाता है, क्या हुआ? अचानक तुम सभी इस तरह रुकोगे? तुम्हें अपने अटैक्स अभी भी मुझ पे करने चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो तुम अपने हमलों से मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद बीरस को काफ़ी गुस्सा आता है और अगेन बीरस अपने मोस्ट पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करता है, बट इन अटैक्स को ईविल गोकू बड़ी आसानी से नलीफाई कर रहा था। बैटल इतना बड़ा हो चुका था कि इसकी वजह से जेनो पैलेस को भी काफ़ी बड़ा नुकसान जा रहा था। बट गोकू के रास्ते में जो कोई भी आ रहा था, गोकू अपनी आइज़ या फिर अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा था और उन्हें बड़ी आसानी की बहुत दूर फेंक रहा था। मानो गोकू को अब कोई भी रोक नहीं सकता था। गोकू अचानक आगे बढ़ता है और वो अपने एक हमले में ही बहुत सारे फाइटर्स को और उनकी सारी ऊर्जा को छीन लेता है। गोकू की ये टेक्निक, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। ईविल गोकू ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से सभी जी फाइटर्स की ऊर्जा गोकू की तरफ खींची जा रही थी। वेजिटा अपनी ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वो ऐसा कर नहीं पाया। वेजिटा के अंदर जितनी भी ऊर्जा मौजूद थी वो सीधा ही गोकू की बॉडी में जा रही थी। ये काफ़ी अजीब था, बट गोकू ने सभी फाइटर्स की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया था। किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि गोकू ऐसा भी कुछ कर सकता है। सभी फाइटर्स एक बार फिर से अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग गोहान भी। लेकिन गोहान नहीं रुकता। गोहान अपनी बची कुची ताकत को जुटाता है और अगेन अपने डैड के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू अपने एक हाथ की मदद से ही गोहान को बहुत दूर फेंकता है। गोकू चिल्लाता है और वो कहता है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम्हें मेरे रास्ते में आना ही नहीं चाहिए था। गोहान के पेट में अपने पावरफुल पंच को गड़ाता है। ईविल गोकू का ये पंच काफ़ी ब्रूटल था। इसकी वजह से हमें दिखाया जाता है गोहान काफ़ी दूर जाकर गिरता है और गोहान अपनी सारी ऊर्जा को खो चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है गोकू ने वेजिटा, पिक्लो और गोहान की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया था, बट बीरस अभी उसके रास्ते के सामने नहीं आया था। बीरस खुद को काफ़ी पीछे रखे हुआ था, इसकी वजह से उसकी ऊर्जा उसके पास थी, लेकिन बीरस समझ चुका था कि अब वो अकेला है इस फाइट में। बीरस आगे बढ़ता है और वो बिल्कुल भी नहीं डरता। बीरस गोकू को चुनौती देता है, चलो लड़ते हैं, देखते हैं हम में से कौन जीतेगा। लेकिन गोकू एक बहुत ही पावरफुल हमले को सीधा ही बीरस के ऊपर लॉन्च करता है। बीरस को बचाने के लिए वीस भी आगे बढ़ता है, लेकिन वो बीरस को बचा नहीं पाता। दोनों ही उस अटैक की चपेट में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस ईविल गोकू के इस अटैक की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और काफ़ी वीक हो जाते हैं। गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है, तुम भी तो एक डिस्ट्रॉयर हो। अब मुझे याद आया, तुमने मेरा सामना पहले भी किया है, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम जिंदा कैसे बच गए, बट अब मैं दोबारा ये नहीं करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है गोकू ने सभी लोगों को हरा दिया था। ग्रैंड पीस भी काफ़ी कमज़ोर थे और गोकू ने उनकी सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया था। गोहान, पिक्लो, लॉर्ड बीरस, वेजिटा सभी लोग नीचे गिरे थे, इंक्लूडिंग विस भी। वो वापस उठने की कोशिश कर रहे थे, बट जी फाइटर्स के पास अब बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था कि आखिर गोकू ने उन्हें जान से ख़त्म क्यों नहीं किया। मानो अभी भी उस ईविल गोकू की बॉडी के अंदर अपना गोकू मौजूद है, बट उसे वापस लाना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। गोकू उन सभी जी फाइटर्स को हराने के बाद आगे बढ़ता है। अब ईविल गोकू जेनो पैलेस के अंदर काफ़ी घुस चुका था, जहां पर ग्रैंड जेनो मौजूद थे। गोकू आगे बढ़ता है और वो चिल्लाता है, जेनो आखिर कहाँ हो तुम? अब मुझे तुम्हें ख़त्म करना है।
जेनो भी महसूस कर चुका था इविल गोकू उसके काफ़ी आसपास पहुंच चुका है। इसी वजह से जेनो को जो ऑर्डर मिले थे उसने वही ट्राई किया। जेनो भी खुद को लड़ने के लिए तैयार कर चुका था, मानो उसने अपनी पावर्स को वापस जुटा लिया हो। बट जेनो का रेजिंग अटैक भी गोकू का कुछ नहीं कर पाता। अचानक ग्रैंड जेनो को बचाने के लिए ग्रैंड पीस एक आखिरी कोशिश करते हैं। वो वापस उठते हैं और एक बार फिर से रेज करते हैं। वो अपनी पावर्स को एक बार फिर से जुटाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से इतिहास में काफ़ी समय बाद ग्रैंड पीस को एक बार फिर से अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो इविल गोकू को रोक पाए। ये ग्रैंड पीस की आज तक की सबसे शक्तिशाली फॉर्म थी। पता नहीं कैसे, लेकिन फिर भी ग्रैंड पीस इतनी काबिल हो चुके थे कि वो एक बार फिर से अपनी इस पावर को अनलॉक कर पाए। जैसे ही ग्रैंड पीस ने अपनी ट्रू फॉर्म को अनलॉक किया, वो गोकू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। विस अपने पिता के इस फाइनल रूप को देखता है और वो अपने मन में कहता है, अगर कोई अब गोकू को हरा सकता है तो वो सिर्फ मेरे डैड हैं। डैड ने अपनी ट्रू पावर्स को अनलॉक किया है। हो सकता है कि हम अभी भी जी सकते हैं। वीरस भी काफ़ी कमज़ोर होकर नीचे गिरे थे और वो बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। गोकू अभी भी उनसे जीत जाएगा। वेजिटा काफ़ी हैरान था। ग्रैंड पीस अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे जो वो पहले भी कर सकते थे। पिक्लो भी यही जानने के बाद काफ़ी हैरान हो चुका था और वो बोलता है, ग्रैंड पीस, आपको ही गोकू को रोकना होगा। वहीं गोहान सारी उम्मीद को खो चुका था। वो जानता था उसके डैड को कोई भी रोक नहीं सकते सिवाय खुद के गोकू के, वरना गोकू सबको रेस कर देगा। ग्रैंड पीस की ट्रू फॉर्म देखने के बाद इविल गोकू कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम एक बार फिर से मेरा सामना करोगे और मुझे हरा दोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कहते ही गोकू अपने पंच को ग्रैंड पीस के ऊपर लैंड करता है, लेकिन इस टाइम ग्रैंड पीस उस पंच को डॉज कर लेते हैं। अगेन ग्रैंड पीस अपने फुल पावर के साथ पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो इविल गोकू को नॉकआउट कर दें, बट बैटल काफ़ी एक्सट्रीम हो चुका था। दोनों ही वॉरियर्स अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। गोकू ने भी खुद को पुश किया और वो हर एक हमले का जवाब दे रहा था ग्रैंड पीस के। इनकी टेक्निक्स काफ़ी अलग थी। इसकी वजह से इस बैटल में हमें 2 कलर की ऊर्जा देखने को मिल रही थी, बट अभी भी गोकू इस फाइट में काफ़ी आगे था, लेकिन ग्रैंड पीस अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी वजह से मैं दिखाया जा रहा था इस फाइट में पहली बार गोकू काफ़ी पीछे हो जाता है और फाइनली उसके पेट में एक पंच जाकर हिट होता है। इसकी वजह से गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है और वो चट्टानों से टकराता है। गोकू समझ चुका था कि अब वो ग्रैंड पीस को हमेशा हमेशा के लिए रेस करेगा। इविल गोकू एक बार फिर से अपने कदमों में खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसने इविल गोकू को गिरते हुए देखा, वो समझ चुका था शायद उसके पिता कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगले पल इविल गोकू ने उसे गलत साबित कर दिया था। गोकू वापस अपने कदमों में खड़ा हो जाता है और वो चिल्लाता है, तुमने पहली बार मुझे हिट किया। ये देखने के बाद मैं काफ़ी खुश हूँ, बट मैं वादा करता हूँ तुम दोबारा ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मैं भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये कहते ही हमारा इविल गोकू रेज करता है और गोकू अपने अंदर जितनी भी पावर्स मौजूद थी उन्हें बाहर निकालता है। गोकू की बॉडी में से हमें एनर्जी के बहुत शक्तिशाली विस्फोट देखने को मिलते हैं। ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी। हमें दिखाया जाता है इविल गोकू ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। गोकू पहुंच चुका था अपनी सबसे शक्तिशाली इविल फॉर्म में। इस फॉर्म में गोकू बन चुका था एक ट्रू इविल बीइंग और इस वक्त गोकू उस टाइम चेंबर में कैद हुए हर एक इविल एनर्जी को इस्तेमाल कर पा रहा था। अब गोकू के पास हर तरह की इविल ऊर्जा का एक्सेस आ चुका था। इस नई फॉर्म ने गोकू को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया था। अब गोकू के रास्ते में जो कोई भी आ रहा था, गोकू उसे बड़ी आसानी से हरा सकता था। ये देखने के बाद लॉर्ड वीरस एक बार फिर से कन्फर्म हो जाते हैं कि गोकू को रोकना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही वेजिटा ने इविल गोकू की ये नई फॉर्म देखी, उसने हार मान ली और वेजिटा भी वहीं पर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। पिक्लो समझ चुका था गोकू को इस फॉर्म में हराना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। गोहान अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ से सब कुछ बंद कर दो, लेकिन गोकू उसकी बात नहीं सुनता। अगेन गोकू आगे बढ़ता है। अब वो ग्रैंड पीस को बता रहा था कि असली ऊर्जा किसे कहा जाता है। ग्रैंड पीस एक बार फिर से मुसीबत में आ चुका था, लेकिन अभी भी टाइशिंकन अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरीके से इविल गोकू को रोक दे, लेकिन अब बैटल उनके हाथों से निकल चुकी थी और दोनों ही महाशक्तियों के बीचों बीच हमें एक बहुत घमासान युद्ध देखने को मिलता है। लेकिन इस बार गोकू ने अपनी नई फॉर्म अनलॉक करने के बाद ग्रैंड पीस को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया था और उनके सभी हमलों को सह लिया था और उल्टा उनको काफ़ी कमज़ोर कर लिया था। और अगेन उसने ग्रैंड पीस की सारी ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। ग्रैंड पीस अपनी ऊर्जा को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट गोकू की ये टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इविल गोकू इतना ज़्यादा डेंजरस हो चुका था कि उसने एक बार फिर से महाशक्तिशाली ग्रैंड पीस को अपने कदमों में लाकर खड़ा कर दिया था।
और एक बार फिर से ग्रैंड पीस ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो इविल गोकू के इस शक्तिशाली रूप को हरा नहीं पाए। वो इस बैटल को एक बार फिर से हार जाते हैं। गोकू उन्हें काफ़ी जख्मी कर देता है ताकि वो दोबारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर पाए, और उनके पास जो बची कुची ऊर्जा थी गोकू उसे भी वापस छीन लेता है। गोकू हंसता है और वो बोलता है, अब देखो, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे इस ग्रैंड जेनो को एक साथ इरेज करूंगा। इसके बाद इस पूरे कॉस्मोस को मिटा दूंगा। मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे मिटाने वाला हूँ, और ये सब कुछ तुम अपनी आंखों से देखोगे ग्रैंड पीस। तुमने जो कुछ भी किया था आज तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। जितने भी प्लैनेट्स और जितने भी मासूम लिविंग बींग्स को तुमने इरेज किया था उनके लिए मैं आज तुम्हें इरेज करने वाला हूँ ग्रैंड पीस। ये कहते हुए गोकू रेज करता है और बड़े गुस्से के साथ वो महल की तरफ एंटर करता है। वो जेनो को ढूंढ रहा था। वहीं ग्रैंड पीस हताश और कमज़ोर होकर नीचे गिर जाते हैं। गोकू ने अभी उसे खत्म नहीं किया था ताकि वो अपने पूरे कॉस्मोस की बर्बादी अपनी आंखों से देख पाए, और अंत में गोकू ग्रैंड पीस को मारने वाला था। गोकू अब काफ़ी बुरा बन चुका था। गोकू सच में अब एक इवल बीइंग की तरह बिहेव कर रहा था, मानो उसे ये सब कुछ करने में काफ़ी मज़ा आ रहा हो। गोकू आगे बढ़ता है और उसने जेनो को बड़ी आसानी से उस महल के अंदर ढूंढ लिया था। तुम इस तरह छुप नहीं सकते जेनो, बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी किस्मत का फैसला करने वाला हूँ। ये सब कुछ देखते हुए बाहर सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो अपने कॉस्मोस को बचा पाएंगे। वेजिटा तो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर चुका था और उससे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक बीरेस को एक ऊर्जा महसूस होती है और वो बोलता है, ये नहीं हो सकता, शायद वो वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी एक मौका है। विस भी समझ चुका था कि लॉर्ड बीरेस किस बारे में बात कर रहे हैं। शायद एग्जिस्टेंस में एक बार फिर से गॉड वापस आने वाला था। ये देखते हुए गोकू को भी किसी की एनर्जी महसूस होती है, लेकिन उसे ये लग रहा था कि वो ग्रैंड जेनो है। गोकू चिल्लाता है और वो बोलता है, बाहर आओ जेनो, आखिर तुम कहाँ पर छुप गए हो? मैं तुम्हें मिटाने वाला हूँ। लेकिन अचानक जेनो पैलेस के ऊपर एक डिवाइन पोर्टल ओपन होता है और उसके बीचों बीच से एक बहुत ही शक्तिशाली बीइंग बाहर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड जलामा थे, जिन्होंने सभी नेमैकिन ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट किया था। इवन सुपर ड्रैगन बॉल के क्रिएटर्स भी यही हैं, यानी कि इन्होंने ही सुपर शेंडॉन को क्रिएट किया था और ये आज तक के सबसे शक्तिशाली नेमैकिन गॉड हैं। अपने कॉस्मोस को इस तरह खतरे में देखते हुए वो भी इसे बचाने के लिए आ चुके थे। लेकिन जैसे ही इविल गोकू लॉर्ड जलामा को देखता है वो हंसता है और वो बोलता है, अब तुम कौन हो? अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। हमें दिखाया जाता है लॉर्ड जलामा नहीं डरते और वो आगे बढ़ते हैं। तुम मेरे कॉस्मोस को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और ना ही जेनो और टाशिंकन को। अगर तुम उन्हें ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा, इतिहास के सबसे शक्तिशाली नेमैकिन गॉड का। चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये कहते हुए लॉर्ड जलामा अपनी पावर्स को अप करते हैं और रेज करते हैं और वो सीधा ही इविल गोकू की तरफ टूट पड़ते हैं। एक बार फिर से गोकू एक सबसे शक्तिशाली गॉड का सामना कर रहा था। हमें दिखाया जाता है लॉर्ड जलामा अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो गोकू को वापस नॉर्मल कर पाए, बट वो ऊर्जा गोकू तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। गोकू का इविल एनर्जी वाला बैरियर काफ़ी मजबूत था। ये देखते हुए लॉर्ड जलामा चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं, तुम ज़रूर मरोगे। तुमने कितने देवताओं को मिटा दिया, ये बहुत गलत है। वो देवता ब्रह्मांड का संतुलन बनाते हैं और पूरे कॉस्मोस को चलाने के लिए काफ़ी आवश्यक है। तुम्हें लगता है कि हम गलत है, तो तुम्हारी ये सोच ही गलत है। इसकी वजह से मैं तुम्हें मिटाऊंगा। जैसे ही ग्रैंड प्रिंस लॉर्ड जलामा को देखते हैं उनकी उम्मीद बढ़ जाती है। उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो कुछ कर सकते हैं। वेजिटा की आँख भी खुलती है और वो अपने सामने लॉर्ड जलामा को देखते हैं। उसे लग रहा था कि शायद ये गॉड कुछ कर सकते हैं। बीरेस काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। ये तो लॉर्ड जलामा है, मुझे लगा ही था। वीस, अभी भी हम जीत सकते हैं। वीस काफ़ी एक्साइटेड होता है और वो भी देखता है। आपने सही कहा, शायद हो सकता है कि नेमैकिन गॉड लॉर्ड जलामा इसे हरा सकते हैं। वहीं पिक्कोलो भी पहली बार अपने गॉड को देख रहा था। उसने पहली बार किसी नेमैकिन गॉड को देखा था। लेकिन लॉर्ड जलामा की ये पावर्स देखने के बाद इविल गोकू हंसता है और वो उनका मजाक उड़ाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस ऊर्जा के साथ मुझे हरा सकते हो तो तुम काफ़ी गलतफहमी में हो। मैं तुमसे शक्तिशाली देवताओं को हरा चुका हूँ, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो लॉर्ड जलामा। ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है लॉर्ड जलामा अपने ड्रैगन अटैक को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका वो ड्रैगन अटैक भी इविल गोकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अंत में वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं इविल गोकू के साथ। बट गोकू अब अपने आप को काफ़ी मजबूत कर चुका था। उसने एक अजीब सा एनर्जी बैरियर क्रिएट कर लिया था ताकि लॉर्ड जलामा की प्योर एनर्जी उसका कुछ भी उखाड़ ना पाए, और होता भी यही है। इविल गोकू बड़ी आसानी से लॉर्ड जलामा की सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे इविल एनर्जी में बदल लेता है। अगले ही क्षण में दिखाया जाता है इतने शक्तिशाली दिख रहे लॉर्ड जलामा
मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। गोकू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो लॉर्ड सलामा के सामने जाकर खड़ा होता है। यकीनन तुम काफ़ी शक्तिशाली थे, बट तुम्हारे पास फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस ईवल ऊर्जा का सामना नहीं कर सकते। तुमने भी कई सारे लोगों को मिटाया है और तुम्हारा वो सुपर शैनन, वो तो कुछ भी कर देता है। उसकी गलती की वजह से ही आज तक बहुत सारे लोग मरे हैं और इसके लिए ही तुम्हें मरना होगा। ये कहते ही ईवल गोकू टाइम वेस्ट नहीं करता और वो लॉर्ड जलामा जैसे खतरे को पल भर में ही इरेज कर देता है। जैसे ही लॉर्ड जलामा इरेज होते हैं, ये देखते हुए ग्रैंड पीस को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कोई लॉर्ड जलामा को इतनी आसानी से हरा सकता है। गोहान समझ चुका था अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब उसके पिता को रोका नहीं जा सकता। जैसे ही लॉर्ड जलामा को इरेज होते हुए देख पिक्लो ने देखा, वो समझ चुका था गोकू अब अनस्टॉपेबल बन चुका है। वेजिटा चिल्लाता है और वो बोलता है क्या करो और बस करो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज़ रुक जाओ। बीरेज एक बार फिर से अपनी सारी उम्मीद खो देता है। जो भी एक्साइटमेंट उसे आई थी वो समझ चुका था गोकू को अब कोई भी रोक नहीं सकता सिवाय गोकू के। बीरेज भी गुहार लगाता है, प्लीज़ रुक जाओ गोकू, तुमने सबको हरा दिया है, लेकिन इस कॉस्मोस को रेज मत करो। विश भी बोलता है गोकू इससे कुछ भी नहीं होगा, अपने आप को समझो, अपनी ऊर्जा को पहचानो, तुम इतने बुरे नहीं हो। मुझे यकीन है कि तुम अभी भी इस ऊर्जा के ऊपर अपना कंट्रोल वापस पा सकते हो। मैंने तुम्हें ट्रेन किया है और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन ईवल गोकू इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ता है। महल में जाते ही वो जेनो को ढूंढ लेता है। जेनो उसके सामने खड़े थे और जेनो बोलते हैं मैं तुमसे नहीं डरता, तुमने भले ही सभी गॉड्स को हरा दिया हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं तुम्हें इरेज करूँगा, तुम बहुत बुरे हो, तुम पहले वाले गोकू बिल्कुल भी नहीं रहे। ये देखते हुए ईवल गोकू भी मुस्कुराता है और वो कहता है आपने सब कुछ किया, वो आपकी गलती थी। मैंने तो सिर्फ एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहा था, लेकिन आपने तो सारे 12 यूनिवर्सेस को रेज कर दिया। कुछ बातें मुझे अभी भी याद हैं कि कैसे आप इतने बुरे हैं और इतने क्रूर हैं कि आप यूनिवर्स को पल भर में मिटा देते हैं। इसकी वजह से मैं आज आपको मिटाऊंगा। ये कहते हुए जेनो भी लड़ने का ट्राई करते हैं, बट गोकू के सामने वो कुछ भी नहीं थे। ईवल गोकू की ऊर्जा उन्हें बिल्कुल कमज़ोर कर चुकी थी। अगले पल हमें दिखाया जाता है जेनो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और ग्रैंड जेनो भी काफ़ी गुस्से में आ चुके थे क्योंकि गोकू सच में किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। उसने इतिहास के सबसे शक्तिशाली गॉड्स को हरा दिया था, बट अब कुछ भी नहीं हो सकता था। गोकू इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसने जेनो को भी बड़ी आसानी से कॉन्कर कर लिया था और उसने जेनो को भी हरा दिया था। ईवल गोकू ने फाइनली जेनो को भी डिफीट कर दिया था। जेनो तो ईवल गोकू के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाया। हमें दिखाया जाता है ग्रैंड जेनो भी नीचे गिर जाते हैं और वो काफ़ी जख्मी हो चुके थे। ईवल गोकू अब एक राक्षस की तरह बिहेव कर रहा था। वो जेनो को बहुत बुरी तरीके से किक कर रहे थे और जेनो लगातार उन आयरन प्लेट से जाकर टकरा रहे थे और उन्हें काफ़ी चोट भी आ रही थी। जेनो अब अपनी पावर्स को खो चुके थे। गोकू ने उनकी पावर्स को भी अब्जॉर्ब कर लिया था। अब जेनो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। गोकू फाइनली एक पावरफुल किक लॉर्ड जेनो को करता है और जेनो काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। जेनो खुद को संभालते हैं और वो गोकू से बोलते हैं प्लीज़ गोकू रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ मैं काफ़ी बुरा हूँ, मैंने यूनिवर्सेस को रेज किया था, लेकिन तुम इस तरह कॉस्मोस को रेज नहीं कर सकते। प्लीज़ मेरी बात मानो और रुक जाओ, तुमने यहाँ पर सबको हरा दिया है। दूसरी तरफ हमें ग्रैंड प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि वापस अपनी बेस फॉर्म में आ चुके थे और वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। वो किसी तरह से महल के अंदर पहुंचते हैं और बोलते हैं गोकू रुक जाओ, ऐसा मत करो, प्लीज़ कॉस्मोस को रेज मत करो। हम माफ़ी चाहते हैं, बदले में तुम हमें मिटा दो, लेकिन कॉस्मोस को रेज मत करो। हम दोबारा कभी भी किसी लाइफ को क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर तुमने ऐसा किया। लेकिन गोकू किसी की भी बात नहीं सुनता और वो बोलता है फाइनली आज जाकर मैं इस कॉस्मोस को मुक्ति दूंगा ताकि तुम जैसे गॉड्स कभी भी इन मासूम लोगों के ऊपर अपना रूल ना कर पाओ और उन्हें अपने मनचाहे तरीके से मिटा ना पाओ। मैं इस हमले की मदद से इस पूरे कॉस्मोस को मिटाने वाला हूँ और मैं हर एक यूनिवर्स को इरेज कर दूंगा। ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं इस ब्रह्मांड को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दूँ। विज भी अंदर घुसता है और वो बोलता है रुक जाओ गोकू, ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथों में जो हमला है वो सबको मिटा देगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुमने इस अटैक को किया तो ये खुद तुम्हें भी इरेज कर देगा। मेरी बात को समझो और ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ। बीरेस भी आगे बढ़ते हैं और वो भी बोलते हैं प्लीज़ गोकू रुक जाओ, अगर तुमने कॉस्मोस को मिटा दिया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा, ऐसा मत करो। हम हार मानते हैं, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। चाहो तो तुम हमें इरेज कर दो, लेकिन इस कॉस्मोस को इरेज मत करो। मुझे लगता है कि
अब हमें कुछ और करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि बीजेस के पास एक और सीक्रेट प्लान भी मौजूद था। गोहान भी समझ चुका था कि अब बस यही प्लान काम आएगा। गोहान कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यही करना चाहिए लॉर्ड बीरेस, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। हम वैसे भी मारे जाने वाले हैं, तो हमें इस प्लान के साथ ही चलना होगा। हो सकता है कि मेरे डैड की मेमोरीज वापस आ जाएं। लेकिन गोकू किसी की बात नहीं सुन रहा था। एक इवल सीन बनने के बाद गोकू ने उस हमले में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी। ये अटैक अब सच में बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था। ये इतना इवल था कि इस पूरे कॉस्मोस को एक साथ ही रेस कर दे। तभी इस पे पिक्लो भी बोलता है, ठीक है, तो अब हमें प्लान बी शुरू करना होगा, क्योंकि गोकू किसी की बात नहीं सुन रहा। हम वैसे ही रेस होने वाले हैं, तो हमें ये ट्राई करना ही होगा, शायद ये काम कर जाए। वेजिटा भी इस प्लान बी के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्लान काम करेगा। वेजिटा चिल्लाता है, अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि हम ये बैटल हार चुके हैं, और अपने कॉस्मोस को भी। वेजिटा ने सारी उम्मीद खो दी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेनो के सामने ही वो अटैक क्रिएट हो चुका था। जेनो एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं, गोकू रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज़। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आज के बाद किसी भी यूनिवर्स को रेज नहीं करूँगा। लेकिन गोकू किसी की बात नहीं सुनता। गोकू उस अटैक को अपने हाथों में उठाता है और उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। अब गोकू को यह अटैक सिर्फ जेनो पैलेस के फ्लोर पे करना था। इसकी वजह से हर एक यूनिवर्स हमेशा हमेशा के लिए इस एग्जिस्टेंस से मिटने वाला था। गोकू चिल्लाता है, ये होगा, ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस कॉस्मोस को मुक्ति देने वाला हूँ। अब मैं विनाश करूँगा, ताकि किसी को भी डर ना हो, सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इविल गोकू के सामने कुछ बीइंग्स टेलीपोर्ट होते हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि प्लान का हिस्सा थे। सभी लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये प्लान काम करेगा, बट ये प्लान भी काफ़ी रिस्की था। वो बीइंग्स और कोई नहीं बल्कि गोकू के ही साथी थे और उसकी फैमिली के मेंबर। गोकू पीछे मुड़ता है, लेकिन अभी तक उसने इस अटैक को किया नहीं था। जैसे ही गोकू पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि पीछे 3 बीइंग्स आकर टेलीपोर्ट हो चुके हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि थे सुप्रीम काय, गोटेन और चीची। गोटेन और चीची जो कि गोकू की वाइफ और उसका बेटा था। सुप्रीम काय उन्हें जेनो पैलेस पे ले आया था। ये एक प्लान का हिस्सा था। सुप्रीम काय बोलते हैं, प्लीज़ गोकू रुक जाओ, तुम इस तरह कॉस्मोस को रेज नहीं कर सकते। लेकिन गोकू के इस इवल रूप को देखने के बाद सुप्रीम काय, गोटेन और चीची तीनों काफ़ी हैरान होते हैं। उन्हें यकीन नहीं था कि गोकू इतना बड़ा राक्षस बन चुका है। जैसे ही गोकू गोटेन और चीची को देखता है, उसे कुछ याद आता है और वो अपने अटैक को रोक देता है, बट अभी भी उसने उस अटैक को नलीफाई नहीं किया था। गोकू चिल्लाता है, तुम कौन हो? तुम भी मुझे रोक नहीं सकते। इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मेरे सामने से हट जाओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं कुछ भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। लेकिन चीची गोटेन को लेकर आगे बढ़ती है और वो बोलती है, गोकू तुम क्या यही चाहते हो कि तुम्हारा गोटेन हमेशा हमेशा के लिए रेज हो जाए? प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुमने इस अटैक को किया तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम्हारा बेटा गोहान और गोटेन दोनों ही मर जाएंगे। मैं जानती हूँ तुम कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे। प्लीज़ गोकू रुक जाओ। चीची और गोटेन को देखने के बाद फाइनली गोकू के दिमाग में कुछ अजीब से रिएक्शन होते हैं। वो उस अटैक को अभी भी नहीं छोड़ता, बट उसकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसके दिमाग में कुछ झटके गोकू को फील होते हैं। गोकू चिल्लाता है, यहाँ से दूर हट जाओ। तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे ये काम करना ही होगा। चीची बोलती है, ऐसा मत करो, तुम ऐसे नहीं हो गोकू। तुमने कभी भी किसी मासूम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम आज भी नहीं करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने बेटे के लिए वापस आना होगा। तुम इस बॉडी के अंदर अभी भी मौजूद हो। तुम इस ऊर्जा को अपने कंट्रोल में कर सकते हो और उसे अपनी बॉडी से निकाल सकते हो। अचानक हमें दिखाया जाता है गोकू को फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि वो गोटेन और चीची हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और गोकू उस अटैक को नलीफाई कर देता है। बट गोकू अब अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल खो चुका था। जैसे ही धीरे धीरे गोकू की मेमोरीज वापस आ रही थी, ये एनर्जी लगातार गोकू को पीड़ा दे रही थी और गोकू की बॉडी के अंदर एक बार फिर से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसका पूरा डीएनए स्ट्रक्चर एक बार फिर से बदल रहा था। गोकू रेज करता है। गोकू ट्राई कर रहा था इस एनर्जी को अपने कंट्रोल में लाने की, और ये काफ़ी मुश्किल था। चीची और गोटेन भी हैरान थे, बट गोकू नहीं रुकता। गोकू अब वापस अपनी कॉन्शियस स्टेट में आ रहा था और उसने अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस ईवल ऊर्जा के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर पाए, और गोकू ये कर भी लेता है।
इवल टाइम चैम्बर में कैद हुए गोकू को करोड़ों साल बीत गए थे। इसी वजह से जिंदा रहने के लिए गोकू ने इस ऊर्जा को ही अपने आप की तरफ मैनिपुलेट किया था। हमें दिखाया जाता है ये इवल ऊर्जा गोकू की बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी और गोकू वापस पहले जैसा हो रहा था। अचानक गोकू ने अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी ऊर्जा मौजूद थी उस सभी ऊर्जा को अपनी बॉडी से अलग कर दिया था। वहाँ पर हमें एक इवल एनर्जी का एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। जैसे ही ऊर्जा हवा में नलीफाई होती है गोकू नीचे गिर जाता है। गोटेन, चीची और गोहान दौड़कर सीधा ही गोकू के पास आते हैं और वो गोकू को संभालते हैं। हमें दिखाया जाता है उस टाइम चैम्बर की वजह से और उस इवल ऊर्जा की वजह से गोकू काफ़ी जख्मी हो चुका था और वो काफ़ी कमज़ोर था। बट फाइनली गोकू अब वापस आ चुका था और वो पहले जैसा बन चुका था। और तभी बीरेस और विस वापस खड़े होते हैं। लॉर्ड बीरेस बोलते हैं, फाइनली हमारा प्लान भी काम कर गया। मुझे लगा नहीं था कि गोकू कुछ ऐसा कर पाएगा, लेकिन हम जीत गए। पिकलो भी काफ़ी खुश था और वेजिटा भी। अच्छा हुआ गोकू को सब कुछ वापस से याद आ गया, वरना वो इस पूरे कॉस्मोस को रेज कर देता। वेजिटा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्लान काम करने वाला था, बट फिर भी इस प्लान ने काम कर दिया। हमें दिखाया जाता है ज़ेनो और ग्रैंड पीस भी खुद को हील करते हैं। ग्रैंड पीस आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं, भले ही गोकू ने पूरे कॉस्मोस को रेज करने की कोशिश की हो, लेकिन उसने हमें दिखाया है कि हम कितने बुरे हैं। और अगले ही पल में दिखाया जाता है गोकू वापस अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो पहले जैसा हो जाता है। गोकू सबसे माफ़ी मांगता है, स्पेशली वो लॉर्ड बीरेस और ग्रैंड ज़ेनो और ग्रैंड पीस से माफ़ी मांगता है कि जो भी उसने किया वो उसकी गलती थी, बट वो अब इस गलती को सही करेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। न जाने वो ऊर्जा ने क्या किया कि मैं खुद के ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया, लेकिन अब ये वापस नहीं होगा। मैं सब कुछ सही करूँगा। मैंने जितने भी लोगों को रेज किया और जितने भी यूनिवर्स को मैंने रेज किया, मैं सबको वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये कहते हुए गोकू अपनी बॉडी के अंदर से एक डिवाइन ऊर्जा बाहर निकालता है और जितने भी गॉड्स को गोकू ने रेज किया था वो सभी एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। टाइम चैम्बर में इतने सालों की ट्रेनिंग करने के बाद गोकू ने इस पावर को अनलॉक किया था और गोकू ने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रिवर्स कर दिया था। सभी लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि फाइनली गोकू बदल चुका था। अब वो एक इविल सेन नहीं था, गोकू वापस अच्छा बन चुका था और इसी तरह से ये कहानी का अंत हुआ। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने इस वीडियो को ज़रा सा भी एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस लाने वाला हूँ। और अगर आप कमेंट में ये वाला इमोजी भेजते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वीडियो को फुल देखा है और आपका कमेंट पढ़ने के बाद मैं काफ़ी खुश हो जाऊँगा। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँ तो ये कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।